तो बेटा बायो डीप डाइव सीरीज में आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर 8 और इसमें आज पढ़ने वाले हैं हम जेनेटिक कोड एंड ट्रांसलेशन। बहुत ज्यादा हैवी वेटेज वाला है पूरा पूरा। वैसे तो चैप्टर ही हैवी वेटेज वाला है बेटा, बट ये वाला जो चैप्टर है काफी बच्चों को इश्यू करता है। इसमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं, बट जो है आज उन समस्याओं को हम दूर करेंगे। इससे पहले जितने भी जो मैं लेक्चर 7 है वो ले चुका हूं, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे बायो डीप डाइव सीरीज में। तो आप वहां पे जाके डीप इन डेप्थ जो है आप पढ़ सकते हो वहां पे, ठीक है। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। वैसे भी टाइम बहुत कम रह गया है एग्जाम के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, जो कि हम हमेशा से डिस्कस करते हैं, टॉपिक कौन कौन से हैं पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बेटा हम पढ़ने वाले हैं जेनेटिक कोड में की डिस्कवरीज। अच्छा, इसमें ना की डिस्कवरीज में ना काफी क्वेश्चन आते हैं बेटा, काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं की डिस्कवरीज में, ठीक है। इसमें जो साइंटिस्ट हैं, फॉर एग्जांपल हरगोविंद खुराना हो गया, मार्शल नीरनबर्ग हो गया, इनके काम और इनका जो है क्या योगदान रहा है इनका जेनेटिक कोड बनाने में, ये पूछा जाता है। तो ये वीवीआईपी पॉइंट है, इसको हम आज कवर करेंगे, ठीक है बेटा। फिर दूसरे नंबर पे हम जो जेनेटिक कोड है उसके सैलिएंट फीचर्स हैं उसको हम कवर करेंगे। फॉर एग्जांपल जो ट्रिपलेट जो कोडॉन्स है, ठीक है, पूरी पूरी जो टेबल है उसको हम देखेंगे। फिर इसके बाद हम ट्रांसलेशन में बेटा हम कवर करेंगे टीआरएनए, दैट इज कॉल्ड अडेप्टर मॉलिक्यूल। ट्रांसलेशन में कवर करने से पहले आपको टीआरएनए की स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखेंगे ट्रांसलेशन यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस। सबसे ज्यादा जो पेन पॉइंट है, बच्चों को जो पेन करता है वो यही है बेटा, पेन पॉइंट बच्चों का यही है, प्रोटीन सिंथेसिस। इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी जो है मशीनरी यूज होती है, कौन कौन सा जो है इसमें राइबोसोम हो गया, एमआरएनए, टीआरएनए कैसे काम करते हैं वो हम देखने वाले हैं, और उसका हम स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करेंगे, उसको देखेंगे। और लास्ट में हम कवर करने वाले हैं बेटा प्रैक्टिस एमसीक्यूज, यानी कि लास्ट तक अगर आप जुड़े रहोगे तो हम जो है जितना हम पढ़ेंगे हम देखेंगे कि हमने कितना गेन किया है, रिटेन कितना किया और कितना अप्लाई कर पा रहे हैं, ये हम देखेंगे लास्ट सेशन में हमारे प्रैक्टिस एमसीक्यूज में। बेटा अगर आपको फ्री नोट्स और फ्री क्विज अगर आपको डाउनलोड करनी है तो एंड में आपको मैं क्यूआर कोड दूंगा, आप जो है जाके एंड में देख सकते हो, और नहीं तो आप जो डायरेक्ट इस वेबसाइट पे विजिट कर लोगे आपको फ्री रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। पहले नंबर पे आता है हमारा साइंटिस्ट। साइंटिस्ट का तो खेल ही निराला है, ठीक है। साइंटिस्ट में देखो कुछ कुछ साइंटिस्ट के नाम हैं। पहले नंबर पे आता है जॉर्ज गेमो। कौन है बेटा? जॉर्ज गेमो। अच्छा, जॉर्ज गेमो ध्यान रखना ये एक फिजिसिस्ट था, ये एक बायोलॉजिस्ट नहीं था। इसने मैथमेटिकल कुछ कॉम्बिनेशंस बताए थे। उसने इन्होंने क्या बताया कि अगर ओनली 4 ही बेस हैं, 4 बेस कौन से होते हैं? अगर हम एमआरएनए की बात करते हैं तो AUGC है ना, कोड किसके पास होता है? एमआरएनए के पास होता है। तो अगर 4 ही बेस हैं और 20 अमीनो एसिड है तो कोड मस्ट बी ए ट्रिपलेट, यानी कि एक जो कोड है वो 3 जो है बेसिस से बना होना चाहिए। ये सबसे पहले किसने बताया था? जॉर्ज गेमो ने। थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, वन बाय वन देखेंगे। पहले हम देखते हैं जॉर्ज गेमो का जो वो था प्रोबेबिलिटी थी बेटा, वो क्या थी। चलिए, जॉर्ज गेमो है ना, यही था साइंटिस्ट जॉर्ज गेमो, ये हमारा साइंटिस्ट हो गया। इसने कुछ हाइपोथेसिस दी, उसने कुछ जो है कॉम्बिनेशंस दिए। उसने बोला कि 4 टाइप के कोडॉन है AUGC। उसने कुछ पहली प्रोबेबिलिटी दी कि अगर AUGC है, 4 क्या हो गए हमारे? कोडॉन हो गए। और इससे अमाइनो एसिड अगर 1 कोडॉन 1 कोड 1 अमाइनो एसिड बनता है तो टोटल अमाइनो एसिड कितने बनेंगे? 4 अमाइनो एसिड बनेंगे, ठीक है। जबकि अपने को पता है कि अमाइनो एसिड टोटल कितने होते हैं बेटा? 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं, जो कि नेचुरली हमारी जो है प्रोटीन्स में प्रेजेंट होते हैं। पहले केस में क्या इसने बताया कि अगर 4 ही बेस है और एक बेस से एक अमाइनो एसिड बनता है तो टोटल कितने अमाइनो एसिड बनेंगे? 4 बनेंगे, जबकि होते कितने टोटल? 20 होते हैं। तो ये वाला पहली हाइपोथेसिस यानी कि पहली प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है, ये इसने बताया। फिर दूसरे नंबर पे आ जाते हैं। सेकंड नंबर पे बात आई थी कि जो है AU या फिर जो है GU या फिर ऐसे करके है GC, ऐसे करके मतलब क्या है कि 2 जो है बेस हो गया, 2 बेस के कोड से, 2 बेस कोड से अगर अमाइनो एसिड एक अमाइनो एसिड बनता है तो टोटल कितने प्रोबेबिलिटी बन गई बेटा? 4 into 4 है ना, कॉम्बिनेशन की बात है ना, 4 into 4 यानी कि 4 है और जो है चारों की जो प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे 4 और पावर 2 भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो आप 4 और पावर 2। तो टोटल कितने अमाइनो एसिड बनेंगे? 16 अमाइनो एसिड।
अब ये भी प्रोबेबिलिटी गलत है, क्यों? क्योंकि टोटल कितने अमीनो एसिड बनते हैं? 20। यहाँ पे 4 की डेफिशिएंसी आ गई। अब जो है इसने तीसरे नंबर पे जो एक्सेप्ट हुई प्रोबेबिलिटी, इसने बताया कि ए यू जी ऐसे करके 3-3 के कोड में क्या बनना चाहिए? यहाँ पे अमीनो एसिड बनने चाहिए। यानी कि 3 बेस के एक कोड से एक अमीनो एसिड बनता है, एक अमीनो एसिड बनेगा तो कितनी प्रोबेबिलिटी आएगी बेटा? 4 और पावर 3 का आ गया ना कॉम्बिनेशन। 4 है और 3 का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो 4 पावर 3, टोटल बेटा कितने हो गए? 64 अमीनो एसिड यहाँ पे हो गए हैं। 64 अमीनो एसिड। अब यहाँ पे 64 अमीनो एसिड क्या होते हैं? बहुत ज्यादा होते हैं, तो 64 तो नहीं बनते। एक चीज तो पता चल गई कि कोड ज्यादा है, अमीनो एसिड कम है, ये एक्सेप्ट हो गया। कोड ज्यादा है और अमीनो एसिड कम है, इसका मतलब एक अमीनो एसिड के लिए हो सकता है मल्टीपल कोडोन हो, और ये आगे जाके प्रूफ भी कर दिया था। अब बात ये है, ये तो इसने हाइपोथेसिस दी थी, प्रोबेबिलिटी दी थी, इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किसने किया था? अब हम वापस उस स्लाइड पे आते हैं जो मैंने बोला था आपको, सेकंड नंबर पे आते हैं हमारे इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट। ठीक है, इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट, क्या नाम था बेटा उनका? हरगोविंद खुराना, HG खुराना, हरगोविंद खुराना। बेटा ये जो है हरगोविंद खुराना, इनको नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, इनके साथ मार्शल नीरनबर्ग के साथ कैसे काम किया था? उन्होंने जेनेटिक कोड की प्रॉपर एक डिस्कवरी की थी, उसको डिकोड किया था, बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे। हरगोविंद खुराना ने क्या काम किया बेटा जेनेटिक कोड को प्रूफ करने के लिए? उसने आरएनए को ही आर्टिफिशियली बना दिया, सिंथेसाइज कर दिया, केमिकली सिंथेसाइज कर दिया। ठीक है, विद डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस। और कौन से 2 बेसिस थे? होमोपॉलीमर ऑफ एंड कोपॉलीमर ऑफ आरएनए। अब ये बच्चों को समझ में नहीं आता, बहुत सारे बच्चों को ये जो है हरगोविंद खुराना का एक्सपेरिमेंट समझ में नहीं आता है। बेटा आज हम थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। देखो इसने क्या बोला है, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर ऑफ आरएनए, ये उसने बताया, और उसने प्रोटीन की भी यहां पे यूज करके सिंथेसिस किया, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर को यूज करके। तो लेट्स सी, हरगोविंद खुराना हो गया हमारे। सेकंड नंबर पे आ जाते हैं, तो सेकंड नंबर पे है, नहीं जॉर्ज गैमो हो गया था, अब आ जाते हैं हमारे खुराना साहब। तो HG खुराना, और उन्होंने काम किया था 1960s के अराउंड किया था बेटा, 1960s यानी कि 4-5 साल, 7-8 साल, 10 साल का उनका काम था। ठीक है, एनसीईआरटी के बारे में एग्जैक्टली मेंशन नहीं करती है कि कब किया था कब नहीं किया था। क्या उसने सिंथेसाइज किया? सिंथेसाइज द आरएनए। ठीक है, नॉन सीक्वेंस था उसका, नॉन सीक्वेंस था। ठीक है, और ध्यान रखना केमिकली सिंथेसिस किया था उसको, एंजाइमेटिकली सिंथेसिस नहीं किया था। अब यहाँ पे सिली मिस्टेक होने के चांसेस हैं, यहाँ पे सिली मिस्टेक होने के चांसेस है। सिली मिस्टेक स्पॉटेड, सिली मिस्टेक स्पॉटेड, ये सिली मिस्टेक स्पॉटेड है बेटा। बच्चे क्या करके आ जाते हैं कि उन्होंने आरएनए सिंथेसाइज किया बट उन्होंने एंजाइम यूज कर लिया। एंजाइम इन्होंने यूज नहीं किया था, उन्होंने केमिकली सिंथेसाइज किया था आरएनए को। कौन कौन से आरएनए थे वो हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे आ जाता है हमारा एक जो नहीं एनसीईआरटी का देख लेते हैं, एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है यू 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 यू, ये हो गया हमारा 5-2-3 एक होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर क्या होता है बेटा? होमोपॉलीमर वो होता है जिसमें सारे के सारे बेस सेम हो, इक्वल हो, और कुछ भी ना हो, तो इसको हमने क्या बोल दिया? होमोपॉलीमर। अब इसने इसको बैक्टीरियल सेल के अंदर डाला और प्रोटीन बनाया, यानी कि पेप्टाइड बनाया। तो इसने एक चीज देखा कि इसके जितने भी हैं 3 के कॉम्बिनेशन में क्या बन रहा है? पेप्टाइड बन रहा है। 3 के कॉम्बिनेशन में क्या बन रहा है? पेप्टाइड बन रहा है। 1 2 3 फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 है ना, तो 1 2 3 ऐसे करके उसने क्या प्रूफ कर दिया कि 3 के कोडोन से ही एक अमीनो एसिड बनता है। उसने ट्रिपलेट कोडोन को प्रूफ कर दिया HG खुराना ने। ठीक है, हमारे खुराना साहब ने, बट उसने सेल फ्री कल्चर यूज नहीं किया था, उसने एज पर एनसीईआरटी सेल यूज किया था, और जो है पेप्टाइड बनाया वो होमोपेप्टाइड बनता है बेटा। कौन सा बनता है? होमोपेप्टाइड, होमोपेप्टाइड बनता है बेटा इस केस में। ठीक है, क्या बनेगा? होमोपेप्टाइड बनेगा। ये तो उसने पहला एग्जांपल लिया, यानी कि होमोपॉलीमर यूज किया। अब आप ये बताओगे कि ट्रिपल यू से कौन सा बनता है? ट्रिपल यू जो कोडॉन है वो कौन सा अमीनो एसिड बनाता है? ये एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, तो आप ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। आपको ये बताना है कि होमोपेप्टाइड में कौन से अमीनो एसिड थे। ये एक छोटा सा आपका होमवर्क है कमेंट सेक्शन के लिए।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। सेकेंड नंबर पे हमारा आता है कोपॉलीमर। उसने कोपॉलीमर ऑफ आरएनए भी यूज किया, कोपॉलीमर ऑफ आरएनए। फॉर एग्जांपल यहां पे आता है CU। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया देख सकते हो आप, क्या चल रहा है यहाँ पे CU। देखो अगर आप देखोगे ये 5 to 3 उसने क्या यूज कर लिया, ऐसे करके एक आरएनए यूज कर लिया, और ये आरएनए जो है कोपॉलीमर है, इसमें C है और U है, C है U है, C है U है। अब इसमें कौन से सेल, उसमें अब उसने सेल में डाला इसको और क्या बना दिया, प्रोटीन बना दिया। क्या बना दिया, प्रोटीन। चलो भाई देखते हैं कैसे प्रोटीन बनाए, लेट्स सी। CU से बनेगा एक पर्टिकुलर टाइप का अमीनो एसिड, फिर उसके बाद CU से दूसरा बनेगा, फिर CUC से क्या बनेगा, फिर से ये सेम बन जाएगा और इससे सेम बन जाएगा। यानी कि ये जो पेप्टाइड बन रहा है बेटा, वो भी क्या बन जाएगा, उसमें 2 अमीनो एसिड रिपीटिंग होंगे, यानी कि वो भी क्या होगा, कोपेप्टाइड होगा। कोपेप्टाइड, होमोपेप्टाइड नहीं होगा, वो कोपॉलीमर ऑफ पेप्टाइड होगा। जैसे ही उसने कोपॉलीमर ऑफ आरएनए यूज किया, काफी अच्छा काम किया था हरगोविंद खुराना ने। तो मैं दोबारा फिर से बोल रहा हूं, हर क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं बेटा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आरएनए सिंथेसाइज किया था, यस। कौन सा यूज किया था, होमोपॉलीमर, और साथ में कौन यूज किया था, कोपॉलीमर। क्या आरएनए को केमिकल सिंथेसाइज किया था, यस। क्या उसने सेल फ्री सिस्टम को यूज किया था, नहीं। सेल फ्री सिस्टम को यूज किसने किया था, मार्शल नीरेनबर्ग में। क्या ये पीवाईक्यूज में और टेस्ट सीरीज में आपको देखने को मिलता है, यस। तो बेटा यहाँ पे कोई भी आपको गड़बड़ नहीं करनी है, ठीक है, यहाँ गड़बड़ मत कर देना, बहुत सारे यहाँ पे गलती होने के चांसेस आपसे हो सकते हैं। तो हमारा तीसरे नंबर पे फिर कौन आते हैं साइंटिस्ट, तीसरे नंबर पे बेटा आते हैं मार्शल नीरेनबर्ग। साइंटिस्ट के नाम है मार्शल नीरेनबर्ग। डेवलप्ड ए सेल फ्री सिस्टम फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। अब ये पीवाईक्यू है बेटा, बहुत अच्छा पीवाईक्यू है, बहुत बढ़िया पीवाईक्यू है, ठीक है। एम्स में, नीट में, सीपीएमटी में बहुत सारे ये क्वेश्चन, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये सेल फ्री सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस क्या है, चलो अब हम देखते हैं थर्ड स्लाइड में, ठीक है। थर्ड नंबर पे देखते हैं, हरगोविंद खुराना हमने देख लिया था। हरगोविंद खुराना के बाद जो है हमने देखा, अब जो है मार्शल नीरेनबर्ग, मार्शल नीरेनबर्ग, ठीक है। अब जो है एनसीईआरटी बोलती है कि सेल फ्री सिस्टम यूज किया, सेल फ्री सिस्टम, ठीक है, यूज किया फॉर व्हाट, फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। कैसे यूज किया हम देखते हैं, अभी देखते हैं। रुको जी, रुको, कहीं नहीं जाने का, कहीं नहीं जाने का। मार्शल नीरेनबर्ग है तीसरे नंबर पे, ठीक है। ऑब्वियसली आरएनए बना हुआ था, आरएनए बना हुआ था। फॉर एग्जांपल ये आरएनए है, उसमें बहुत सारे बेसिस हैं, फॉर एग्जांपल बहुत सारे बेसिस हैं। ये हो गया आरएनए, ये केमिकली सिंथेसाइज ही है, अभी भी केमिकली सिंथेसाइज आरएनए है। अब पहले जो है हरगोविंद खुराना ने सेल में डाला था इसको, और तब जाके क्या किया था, प्रोटीन बनाए थे। क्या बनाए थे, ऐसे करके प्रोटीन। ये किसने किया था, बाई एच.जी. खुराना, ठीक है। ये सेल है। अब जो है एमआरएनए को एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, एक डाल दिया टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब में ये होगी टेस्ट ट्यूब। इसके अंदर क्या डाला, इधर से आरएनए डाल दिया, ठीक है। उधर से क्या डाल दिए, अमीनो एसिड डाल दिए, ठीक है। इधर से क्या डाल दिए, राइबोसोम डाल दिए, ठीक है। राइबोसोम कहां से आते हैं, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इकोलाई। एनसीईआरटी इसको मेंशन करती है, नहीं करती, मैं आपको बता रहा हूं, हायर नॉलेज के लिए बता रहा हूं आपको, ठीक है। राइबोसोम्स कहां से आए हैं, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इकोलाई। इकोलाई के सेल को ब्रेक किया, उसके अंदर के साइटोप्लाज्म के एक्सट्रैक्ट को निकाला और टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। इधर से क्या डाल दिया, आरएनए, दूसरा क्या डाल दिया, अमीनो एसिड, इसके बाद क्या डाल दिया, राइबोसोम। बेटा तीनों के तीनों यहाँ पे सारे मटेरियल यहाँ पे डाल दिए। कुछ टाइम बाद देखा जी उसने, क्या देखा, पेप्टाइड बन गए हैं। क्या बन गया है, पेप्टाइड बन गए हैं, ठीक है। किसमें पेप्टाइड बन गए हैं, टेस्ट ट्यूब में। प्रूफ हो गया, सेल फ्री सिस्टम प्रूफ हो गया कि भैया, अच्छा सेल फ्री सिस्टम उसने यूज क्यों किया। देखो होता क्या था, एच.जी. खुराना जो थे हमारे, उन्होंने सेल के अंदर जो है आरएनए डाला और प्रोटीन सेल ने बना के दे दिया, ठीक है। प्रोटीन मतलब यहां पर पेप्टाइड कर लो, ये बना के दे दिया।
पर हो क्या रहा था, अब यहाँ पे कुछ ना एक शक की एक जगह थी, शक हो रहा था। किस बात के लिए शक हो रहा था कि मैं जो आरएनए डाल रहा हूं और जो उससे बन के पेप्टाइड आ रहा है, क्या पता वो सेल खुद बना रही हो। मतलब एक प्रोबेबिलिटी लेके चल रहे थे, क्या पता वो सेल खुद बना रही हो। तो डेटा क्या हो रहा था, मतलब एक्यूरेट में दिक्कत आ रही थी। और डेटा मिल तो रहा था, बहुत सारे साइंटिस्ट मान नहीं रहे थे कि भैया हो सकता है ये चीज गलत हो सकता है ये बैक्टीरियल सेल खुद बना रही हो, आप आरएनए डाल दो पर बैक्टीरियल सेल खुद बना रही हो कुछ और आरएनए को यूज करके। तो हमें थोड़ा सा कम विश्वास है। उसके बाद मार्शल नीलमत थे, उन्होंने क्या किया, सेल को ब्रेक डाउन किया, सेल का एक्सट्रैक्ट निकाला और आ गया। अब तो सेल डेड हो गई, इसका मतलब सेल तो डिसीजन ले नहीं सकती। अगर सेल डिसीजन अगर ले नहीं सकती बेटा, तो एक्सट्रैक्ट में तो राइबोसोम्स है। अब उसमें अमाइनो एसिड डाल दिया, आरएनए डाल दिया, राइबोसोम डाल दिया, 3 कंपोनेंट डाल दिए भाई, अगर बन सकता है तो ठीक है। और बन गया, प्रूफ हो गया कि देखो सेल ने तो नहीं बनाया था, देखो राइबोसोम, हम मशीनरी यूज कर रहे हैं, सेल फ्री मशीनरी यूज कर रहे हैं, तब भी पेप्टाइड बन रहा है। तब भी पेप्टाइड क्या हो रहा है बेटा, बन रहा है। यहाँ पे देखो तब भी पेप्टाइड बन रहे हैं। ठीक है, आइसोलेट किया, आइसोलेट किया और सेम रिजल्ट आया। कौन सा, एचजी खुराना वाला। सेम रिजल्ट एज द एच जी खुराना साहब जैसा बिल्कुल क्या आ गया, सेम रिजल्ट आ गया बेटा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया हो गया। कितना बढ़िया, यहाँ पे बढ़िया उन्होंने एग्जाम्पल जो है सेट किया है, एक्सपेरिमेंट सेट किया। मार्शल नीरनबर्ग, फिर से बेटा पीवाईक्यू स्पॉटेड, पीवाईक्यू स्पॉटेड। और ये जो स्टार हमारे हैं, 5 स्टार लगा सकते हो आप, मैं 2 स्टार लगा रहा हूँ यहाँ पे। बहुत बार पीवाईक्यूज में आया हुआ बेटा, गड़बड़ मत कर देना, यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ मत कर देना। अभी तक एक चीज और ऐड करनी है आपको कि इसने आरएनए अभी भी केमिकली सिंथेसाइज किया था, जहां तक मैं एनसीईआरटी की बात को समझ पा रहा हूं। इसने आरएनए को एंजाइमेटिकली सिंथेसाइज नहीं किया था। मार्शल नीरनबर्ग और हरगोविंद खुराना, इन दोनों को नोबेल प्राइज मिला था। किस चीज के लिए बेटा, इसी डिस्कवरी के लिए, जेनेटिक कोड की डिस्कवरी के लिए। क्या बात है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 3 साइंटिस्ट हमारे कंप्लीट होते हैं। 4th साइंटिस्ट आते हैं, कौन से, सिविरो ओकोआ। सिविरो ओकोआ साइंटिस्ट कौन सा है, सिविरो ओकोआ। अब यहां पे साइंटिस्ट का नाम है ये सिविरो ओकोआ, ध्यान रखना, दिस इज द साइंटिस्ट, दिस इज द साइंटिस्ट। ठीक है, ये हो गया साइंटिस्ट है बेटा, ये ध्यान रखना इस चीज का, गड़बड़ मत कर देना। यहाँ पे सिविरो ओकोआ कहां का लग रहा है, लग रहा है जापानीज साइंटिस्ट ही लग रहा है। जापानीज साइंटिस्ट ही थे। discovered the enzyme polynucleotide phosphorylase, ठीक है, used to polymerize the RNA in a template independent manner। इसने, इस साइंटिस्ट ने ऊपर दोनों के साइंटिस्ट को फास्ट कर दिया। कैसे फास्ट कर दिया, इन्होंने पहले केमिकल सिंथेसिस किया, सेल के अंदर डाला। दो साइंटिस्ट सेकंड वाला जो मार्शल नीरनबर्ग, उन्होंने क्या किया, सेल फ्री सिस्टम किया, डेवलप किया, सो दैट कि सेल में डालने की जरूरत ना पड़े, काम थोड़ा सा और आसान हो गया। बट दोनों ही कहीं ना कहीं क्या कर रहे थे, केमिकली सिंथेसाइज जो है हमारा, वो आरएनए यूज कर रहे थे। इसके बाद तीसरे साइंटिस्ट आते हैं हमारे सिविरो ओकोआ। तो सिविरो ओकोआ ने क्या किया, यहाँ पे एक ऐसा एंजाइम ही डिस्कवर कर दिया जिसमें केमिकली बहुत ज्यादा, देखो केमिकली बहुत टाइम लगता है आरएनए को बनाने में, 24 घंटे, 48 घंटे, पूरा हफ्ता भी लग सकता है एक छोटे छोटे पेप्टाइड बनाने में, और इतना टाइम लगता है। ठीक है, बट जो है सिविरो ओकोआ ने क्या किया, एंजाइमेटिकली कर दिया काम। और एंजाइमेटिकली क्या है, कुछ ही सेकंड, कुछ ही मिनटों के अंदर, कुछ ही घंटों के अंदर जो है हमारा पेप्टाइड यानी कि सॉरी हमारा जो है आरएनए बन के रेडी हो जाता था, और सारा का सारा काम इजी हो गया है बेटा। कैसे इजी हो गया, चलो हम देखते हैं, हम तो ये कर ही रहे हैं। एक और ऐड कर देते हैं पेज, ये हो गया। क्या किया उन्होंने, देखते हैं। सिविरो ओकोआ, साइंटिस्ट के नाम क्या थे, सिविरो ओकोआ। ठीक है, एक एंजाइम क्या किया उन्होंने, फाइंड आउट किया, ये एंजाइम हो गया। एंजाइम का नाम क्या था, पॉली न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोरिलेज, यही था ना, फॉस्फोराइलेज। एक मिनट चेक कर लेते हैं, गड़बड़ ना हो जाए। पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोरिलेज बिल्कुल ठीक है, सही है जी, सही है। क्या कर रहा है, इधर से बेस दो उसको, इधर से बेस दे दो, कौन से, AUGC, मल्टीपल नंबर में दे दो, n नंबर दे दो, और इधर से क्या बोलते हैं, इधर से AUGC डाला, इधर से यहाँ पे क्या आ गया निकल के बेटा, इधर से निकल के आ गया हमारा आरएनए। ठीक है, आरएनए जैसे जैसे हम जो है हम देते जाएंगे उसको, बेसिस देते जाएंगे, वैसे वैसे क्या करते, जो जो देते जाएंगे उसको ना बेसिस, वैसे वैसे क्या बनाता जाएगा एंजाइम,
पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाता जाएगा किसकी, आरएनए की, किसकी, आरएनए की। अब इस एंजाइम का दूसरा नाम भी था, इस एंजाइम का अनदर नेम भी था, किसके नाम से आया था बताओ, अनदर नेम क्या है, सिविरो ओकोआ एंजाइम। एंजाइम का नाम ही क्या है बेटा, सिविरो ओकोआ एंजाइम है, ठीक है, साइंटिस्ट के नाम से ही है। पहले, सबसे पहले, अब थोड़ा सा पूरा टाइम लाइन बना लेते हैं यहाँ पे, बच्चों को देखो टाइम दे रहा हूं, बायो डीप डाइव सीरीज का मतलब यही है, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, रट्टा नहीं मारना है। आज का थोड़ा सा लेक्चर बड़ा होने वाला है, वैसे तो ये 30 मिनट या जो 40 मिनट डीप डाइव सीरीज है, बट ये आज का जो टॉपिक है बेटा मैं थोड़ा सा लंबा खींचने वाला हूं, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, टाइम लगेगा इसमें। सबसे पहले हाइपोथेसिस दी, जेनेटिक कोड की हाइपोथेसिस, जेनेटिक कोड हाइपोथेसिस सबसे पहले ये टाइमलाइन में किसने दिया जी, जॉर्ज गैमो ने, किसने दिया, जॉर्ज गैमो ने, साइंटिस्ट के नाम आगे हमारे जॉर्ज गैमो, ठीक है, ये काम हो गया, ये पहले नंबर पे हो गया। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे क्या काम आता है, दूसरे नंबर पे आता है एच.जी. खुराना साहब, हमारे हरगोविंद खुराना। क्या किया उन्होंने, बताओ भाई क्या किया उन्होंने, उन्होंने आरएनए यूज किया, कौन सा, कोपॉलीमर और एंड होमोपॉलीमर, सेल के अंदर डाला और प्रोटीन सिंथेसिस कर दिया, यानी कि पेप्टाइड सिंथेसिस कर दिया, जेनेटिक कोड को एस्टेब्लिश कर दिया, जेनेटिक कोड को एस्टेब्लिश कर दिया, इन्होंने एच.जी. खुराना साहब ने हमारे, ठीक है, कब किया था, 1960s के अराउंड। तीसरे नंबर पे फिर आते हैं, कौन साइंटिस्ट आते हैं तीसरे नंबर पे हमारे, मार्शल नीरेनबर्ग। उन्होंने क्या काम किया वो भी हम देख लेते हैं, सेल फ्री सिस्टम, सेल फ्री सिस्टम यूज कर लिया, ठीक है, सेल फ्री सिस्टम। क्या हुआ, आरएनए यूज किया हमने, सिंथेसाइज किया, सेल फ्री सिस्टम में डाला और क्या बन गया बेटा उससे, पेप्टाइड बन गया। क्या बन गया उससे, पेप्टाइड। ये काम किन्होंने किया, ये किया मार्शल नीरेनबर्ग ने, एम नीरेनबर्ग लिख रहा हूं यहां पे मैं, एम नीरेनबर्ग, ठीक है बेटा, एम नीरेनबर्ग। फिर फोर्थ नंबर पे आता है, फोर्थ नंबर पे क्या है, फोर्थ नंबर पे लिख लेते हैं जी, हमारे कौन साइंटिस्ट थे, सिविरो को। उन्होंने क्या किया, आरएनए की जो सिंथेसिस है फास्ट कर दिया, आरएनए की सिंथेसिस को और फास्ट कर दिया। कैसे फास्ट कर दिया, बाय यूजिंग द एंजाइम, बाय यूजिंग द एंजाइम। और जो एंजाइम था उसको टेम्पलेट की जरूरत नहीं थी, यस बिल्कुल भी नहीं थी, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में वो काम कर रहा है, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में वो काम कर रहा है बेटा। क्या वो सारा काम इजी हो गया, यस। साइंटिस्ट का नाम क्या था, सिविरो ओकोआ, और इसी नाम से क्या पड़ गया, एंजाइम का नाम भी पड़ गया। एंजाइम की एक्टिविटी क्या थी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, ठीक है। क्या इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है, हाँ आ सकता है। देखो मैं हमेशा एक चीज बताता हूं आपको कि प्रोबेबिलिटी आती है बेटा, प्रोबेबिलिटी होती है हर साल क्वेश्चन आने की, शॉर्ट शॉर्ट आएगा, पक्का ही आ जाएंगे, ऐसा ही होगा, मेरे पढ़ाने से ये वाला क्वेश्चन करके चले जाओगे, डायरेक्ट कर लेना। एक चीज आपको बताता हूं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, प्लांट फिजियोलॉजी में, पूरी जेनेटिक्स में, सेल में, और कुछ कुछ जगह पे इकोसिस्टम में बेटा, ठीक है, बिना कॉन्सेप्ट के आप ना रट्टा मार के आप नीट क्रैक नहीं कर सकते। हर जगह चल रहा है ये कि ये पढ़ लो बस, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है बेटा, ये कहीं ना कहीं आपको आप ना खुद के साथ धोखा दे रहे हो। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि आप सोचो कि भाई लास्ट के 500 क्वेश्चन आ जाएं, उसमें मोस्ट प्रोबेबल बस है रट्टा मार के चले जाएं, उससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं बेटा, वो जो है टेस्ट सीरीज या फिर क्वेश्चन बैंक है, वो उन बच्चों के लिए जो काफी टाइम से पढ़ते आए हैं और वो कंसाइज कर रहे हैं अपने कॉन्सेप्ट को, वो देख रहे हैं कि ये 500 क्वेश्चन में मैं कितना बेस्ट कर पा रहा हूं, इसमें कहीं इंप्रूवमेंट की जरूरत तो नहीं है कहीं, उन बच्चों के लिए है वो। आपने डे फर्स्ट से पढ़ा नहीं और आपने बस लगे पड़े हो कि नहीं बस 500 1000 क्वेश्चन मिल जाए और रट्टा मार के जो है आप नीट क्रैक कर लोगे। क्यों भाई, क्यों? जो 2 साल से जो बंदा बैठा हुआ है वो आपको पैर नहीं लगने देगा आपके, वो आपकी हवाइयां उड़ जाएंगी उसके सामने। तो रट्टा मार के तो बेटा सिलेक्शन नहीं होना है। देखो झूठ नहीं बोलूंगा मैं, कॉन्सेप्ट से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, सब होता है, ठीक है। तो ये जेनेटिक कोड हमारी हाइपोथेसिस हो गई है। इसके बाद हम देखते हैं बेटा ट्रिपलेट कोडॉन। क्या देखते हैं बेटा, ट्रिपलेट कोडॉन के बारे में देखते हैं। अब आता है हमारा ट्रिपलेट कोडॉन। ये ट्रिपलेट कोडॉन है बेटा, ये क्या है, ट्रिपलेट कोडॉन है, ट्रिपलेट कोडॉन हो गया। ये कितने वो है बेटा, कोड कितने हैं इसमें, 64 कोडॉन है।
अपने को पता है, बहुत अच्छे से पता है। 64 कोडोन में 61 कोडोन्स जो हैं, अच्छा ये इनको एस्टेब्लिश किसने किया था? ऑब्वियसली ये पूरी की पूरी जो टेबल है उसको एस्टेब्लिश किया था बता, जो हमारे दो साइंटिस्ट, खास करके दो साइंटिस्ट जो एनसीईआरटी ने मेंशन किए हैं। कौन कौन से मेंशन किए? हरगोविंद खुराना और मार्शल नीरनबर्ग। ये उनकी बनाई हुई टेबल है। उन्होंने बोला था कि ऐसे से करके ये बन जाएगा, ऐसे से करके ये बन जाएगा। आप देख सकते हो ये वाला जो है ट्रिपल यू जो है, खास करके एनसीईआरटी मेंशन करती है। क्या बताती है ये? कि फिनाइल एलिनिन जो है यहाँ पे ट्रिपल यू से कोड होता है। ये बिल्कुल सही है। ऑलवेज पूरी की पूरी ध्यान रखना, पूरी की पूरी टेबल को आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको रट्टा नहीं मारना है, बट आपको कुछ कुछ चीजें पता होनी चाहिए, वो हम देख लेते हैं। क्या देखते हैं हम? सेलिएंट फीचर देख लेते हैं इसका। क्या देखते हैं बेटा? सेलिएंट फीचर। क्या देखेंगे हम? सेलिएंट फीचर इसका। ठीक है, सेलिएंट फीचर तो मैं अलग से बना देता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा ही नहीं है इसमें, कोई बात नहीं, हम खुद ही कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। इसको ऊपर होना चाहिए था, टीआरएनए स्ट्रक्चर को नीचे होना चाहिए था, गड़बड़ हो जाएगी। चलो मैं एक काम करता हूँ, यहीं से शुरू करता हूँ, नोट्स में थोड़े से मिसअलाइन हो जाएंगे। सेलिएंट फीचर, सेलिएंट फीचर का मतलब क्या होता है बेटा? स्पेशल फीचर जो वेल एस्टेब्लिश है, फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड, ऑफ जेनेटिक कोड। ठीक है, जेनेटिक कोड पूरी जो है, जो एस्टेब्लिश्ड है, उसके सेलिएंट फीचर क्या क्या है वो हम देखने वाले हैं। पहले नंबर पे, फर्स्ट नंबर बेटा क्या है? 64 कोडॉन्स हैं, ठीक है, कोडिंग फॉर द 20 अमाइनो एसिड। इसका मतलब क्या है? कोड ज्यादा है, अमाइनो एसिड कम है। इसका मतलब ये है बेटा, 1 अमाइनो एसिड कैन बी कोडेड बाय many codons, can be coded या फिर can be translated by many codons। ठीक है बेटा, many codons का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि जो एक अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड एक है, उसके बहुत सारे कोड हो सकते हैं। कोड 1 हो सकता है, कोड 2 हो सकता है, कोड 3 हो सकता है और कोड 4 हो सकता है। और इस फिनोमेना को बोला जाता है कोड डीजेनरेसी। ठीक है, कोड क्या हो गया बेटा? डीजेनरेटेड हो गया। कोड डीजेनरेटेड का मतलब क्या है? कि एक अमाइनो एसिड के लिए मल्टीपल कोडॉन हो सकते हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कोड डीजेनरेसी से लेकर आपको, कि मैक्सिमम जो कोडॉन्स हैं कौन कौन से अमाइनो एसिड के लिए हैं, आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में। और ऐसा कौन सा अमाइनो एसिड है जिसके लिए सिर्फ एक ही कोडॉन है, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ये छोटा सा काम है, ये आप टेबल देख के बता सकते हो, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ये हमारा ठीक है, ये दूसरा हो गया। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर पे आते हैं जी, थर्ड नंबर पे आते हैं। ठीक, एक चीज तो क्लियर है कि जो है कोड डिक्शनरी तो क्लियर है, इसमें तो कोई इश्यू नहीं है। कोड इज नियरली यूनिवर्सल। अब ये नियरली यूनिवर्सल का मतलब क्या है? प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में आपको सब में बराबर देखने को मिल जाता है नियरली यूनिवर्सल। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में सेम ही जो कोड है वो सेम ही अमीनो एसिड बनाएगा। इसका कहने का मतलब ये है। बट ये नियरली का कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे नियरली क्या कह रहा है बेटा? नियरली क्या कह रहा है? नियरली कह रहा है एक आधी एक्सेप्शन हो सकती है। अब ये एक्सेप्शन कौन सी है? पीवाईक्यू बेटा, पीवाईक्यू, पीवाईक्यू, पीवाईक्यू डिटेक्टेड, पीवाईक्यू डिटेक्टेड। लिखते हैं जी पीवाईक्यू डिटेक्टेड फटाक से। ये जो है हमारा स्टार है, स्टार का मतलब क्या है? पीवाईक्यू डिटेक्टेड। बवाल हो सकता है बेटा। नियरली यूनिवर्सल में एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कौन कौन सा है बेटा? मैं आपको बताता हूं। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ कुछ ऐसे कोडॉन होते हैं जो नॉर्मल जेनेटिक कोड जो है बाकियों के से वो थोड़ा सा अलग होते हैं, अलग टाइप के अमीनो एसिड बनाते हैं। एंड सम प्रोटिस्ट, एंड सम प्रोटिस्ट। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, एनसीईआरटी तो मेंशन नहीं करती है इसको। सम प्रोटिस्ट में कौन सा हो सकता है बेटा? ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा जो है, जो स्लीपिंग सिकनेस करता है, उसके कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो थोड़े से वेरिएबल हो सकते हैं, जहां तक मुझे याद है, मैं गलत भी हो सकता हूं।
ट्रिपेनोसोमा और भी बहुत सारे प्रोटिस्ट हैं जिसमें थोड़ा सा क्या होता है, जेनेटिक कोड क्या होता है, मतलब एक्सेप्शन आती है, कुछ अलग तरीके से आती है। फोर्थ नंबर, कोड इज कंटिन्यूस, कोड इज कंटिन्यूस, कंटिन्यूस, कोमालेस, कोई कोमा नहीं है बीच में, कोमालेस। क्या मतलब है इसका कि फॉर एग्जांपल शुरू होता है ए यू जी, यू यू यू, ठीक है, फिर उसके बाद है जी ए जी, फिर उसके बाद है जी यू जी, ऐसे करके, ठीक। यहां से शुरू हुआ, 5 से शुरू हुआ और 3 से खत्म हो गया। अब यहाँ पे एक चीज क्लियर है कि ये एयूजी से एक अमाइनो एसिड बन गया, इससे एक अमाइनो एसिड बन गया, इससे बन गया, इससे बन गया। बीच में ऐसा नहीं है कि एयूजी को पढ़ा, यू को छोड़ दिया, बाकी 3 को शुरू कर दिया, यानी कि बीच में स्टॉप नहीं लगाएगा, वो कोमा नहीं लगाएगा, और ना ही ओवरलैप होगा। ओवरलैप का मतलब क्या होता है कि एयूजी से बन गया, बाद में फिर यूजीयू से बन गया, फिर उसके बाद जीयू से बन गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कोमालेस भी है एंड नॉन ओवरलैप्ड है, नॉन ओवरलैप्ड, ठीक है। एक काम करते हैं, ये वाली जो लाइन है, फोर्थ लाइन है, उसको हम अलग से देख लेते हैं, अलग से हम देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाले हम स्लाइड में देख लेते हैं, इसलिए तो यहाँ पे हौज पौज हो जाएगा। चलो भाई शुरू करते हैं। क्या है यहाँ पे, इसने क्या बोला, कोमालेस है, कोई कोमा नहीं है बीच में, कोई पंक्चुएशन नहीं है, ठीक है, और क्या है, कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस रीड होता है, ठीक। इसके बाद जो है कौन सा है हमारा, नॉन ओवरलैप्ड, नॉन ओवरलैपिंग है, कोई ओवरलैपिंग नहीं है। ये फोर्थ पॉइंट हमने देखा था, फोर्थ पॉइंट को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, अच्छे से देख रहे हैं कैसे। फॉर एग्जांपल शुरू होता है एयूजी से, देखेंगे इसके बारे में भी, ठीक है, एयूजी से, फिर उसके बाद है यू यू यू, आपको पता है ट्रिपल यू क्या करता है, फिनाइल एल्निन को कोड करता है, फिर उसके बाद है जी ए जी और जी यू जी। कोई बताएगा मेरे को ये एनसीईआरटी ने कहां मेंशन किया है, किसी ना किसी जगह तो मेंशन किया है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में कहां मेंशन किया, ये बताओ, जीएजी और जीयूजी कहां मेंशन है, आप मेरे को बताओगे बेटा, ठीक। और ये हो गया स्टॉप कोडॉन यूजीए 5 to 3, ठीक। अब जो टीआरएनए यानी कि राइबोसोम उसको रीड करता है, कैसे रीड करते हैं, इसको रीड कर लिया, दूसरे को रीड कर लिया, इसको रीड कर लिया, इसको रीड कर लिया और इसको रीड कर लिया। तो कितने अमाइनो एसिड बन गए इसके, अमाइनो एसिड 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और उसका तो बनेगा नहीं क्योंकि ये स्टॉप कोडॉन है, क्योंकि क्या है ये स्टॉप कोडॉन है। हम देखेंगे कि स्टॉप कोडॉन कौन कौन से होते हैं, ये बेटा हम देखने वाले हैं, ये बेटा हम देखने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या हो गया, एयूजी, ट्रिपल यू, जीएजी, जीयूजी और यूजी हो गया, ठीक है। इसमें हम जो अमाइनो एसिड 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। अब ये तो फिक्स हो गया 1 2 3 4। अब ये कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि बीच में रुक जाएगा वो, ठीक है, यू को नहीं पढ़ेगा और आगे चला जाएगा, ठीक है, फिर इनको पढ़ लिया, फिर उसके बाद 2 को नहीं पढ़ा, फिर आगे रीड कर लिया। बेटा ऐसा काम नहीं होता है, ये क्या है, नॉन पंक्चुएटेड नहीं होता है ये, मतलब जो है कहने का मतलब सॉरी कि कोमा वाला नहीं होता है, बीच में कोई भी गैप नहीं है, गैपलेस है, कंटिन्यूस है, कोमा नहीं आएगा, स्टॉप नहीं लगाएगा, 2-4 को रीड करके स्किप नहीं करेगा, कंटिन्यूस रीडिंग होगी, कंटिन्यूस क्या होगी, रीडिंग होगी एमआरएनए की, और उससे क्या बनेगा बेटा, अमाइनो एसिड्स बनेंगे। क्या बनेंगे, अमाइनो एसिड। ओवरलैप नहीं होगा कि एयूजी को पढ़ लिया, बाद में यूजीजी को पढ़ लिया, फिर ये वाला हो गया, फिर जी यू को पढ़ लिया, ठीक है, ऐसे कंटिन्यूस चलता गया, ऐसे नहीं होता। ये ओवरलैपिंग कोड है बेटा, ये क्या है, ओवरलैपिंग कोड है। ओवरलैपिंग कोड कभी भी नहीं होता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। फोर्थ फीचर हो गया, कोई दिक्कत है तो बताना, एनसीईआरटी में अच्छे से लाइन देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं, इसके बाद हम फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं बेटा। एक ही स्टार्ट कोडॉन है, एक ही स्टार्ट कोडॉन है, कौन सा, AUG, कौन सा बेटा, AUG, जो कि ड्यूल फंक्शन करता है। क्या फंक्शन करता है, ड्यूल फंक्शन करता है। क्या, कोड फॉर मिथियोनिन, कोड फॉर मिथियोनिन, और क्या करेगा बेटा, और क्या करेगा, कोड फॉर मिथियोनिन। इट इज आल्सो ए स्टार्ट कोडॉन, आल्सो ए स्टार्ट कोडॉन। स्टार्ट कोडॉन ध्यान रखना ओनली 1 होता है, ओनली 1, 2-3 नहीं होते हैं, ओनली 1 होता है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, माइटोकॉन्ड्रिया में स्टार्ट कोडॉन कौन सा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में स्टार्ट कोडॉन कौन सा होता है, ये आपका बेटा छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। यहां तक कोई दिक्कत है मेरे को बताओ, कोई समस्या आ रही है मेरे को बताओ बेटा, अगर कोई समस्या आ रही है आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ, मैं इसके ऊपर एक डाउट सॉल्विंग एक वीडियो बना देंगे उसके ऊपर, ठीक है। एक और पॉइंट रह गया है, कौन सा रह गया है, पॉइंट और रह गया, एनसीईआरटी मेंशन करती है
कि फॉर एग्जाम्पल ट्रिपल यू कोड फॉर द फिनाइल एलिनिन, हमने पहले ही पॉइंट डिस्कस कर लिया था ये तो वैसे बेटा ये चीज है। इस जेनेटिक कोड में इस बार प्रोबेबिलिटी है 2026 में बेटा इसमें प्रोबेबिलिटी है 50 to 60%। हमारा जो मीटर बोल रहा है वो 50 to 60% जो है क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी है बेटा यहाँ पे इस पूरे जेनेटिक कोड से। बट पता नहीं फीलिंग ज्यादा मेरे को आ रही है कि जो साइंटिस्ट हैं उसके जो है बारे में पूछा जा सकता है 2026 में, और वहां प्रोबेबिलिटी के चांसेस हैं 70-80%। अच्छा है, जेनेटिक कोड कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं बेटा आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब हम देखने वाले हैं प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी, यानी कि ये आता है मेन। तो अब यहां पे शुरू होता है प्रोटीन। पहले टीआरएनए देखते हैं, पहले टीआरएनए देखते हैं। टीआरएनए का मतलब क्या होता है? एडाप्टर मॉलिक्यूल, एडाप्टर आरएनए। अच्छा एक चीज और बताता हूं, एनसीईआरटी एक और चीज बोलती है इसके बारे में, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सोल्यूबल आरएनए, सोल्यूबल आरएनए। और ये स्मॉलेस्ट आरएनए होता है साइज में, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड के बेस पे, यानी कि बेस पे, और सॉरी बेस पे बोल रहा हूँ, न्यूक्लियोटाइड की जो लेंथ है उसके बेस पे बेटा ये स्मॉलेस्ट होता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसी का नाम सोल्यूबल आरएनए होता है। ये कितना छोटा होता है कि सोल्यूबल हो जाता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। और टीआरएनए को एडाप्टर आरएनए भी बोलते हैं। क्यों एडाप्टर आरएनए बोलते हैं पहले आपको बताता हूं, व्हाई इट इज कॉल्ड एडाप्टर आरएनए। पहले ये आपको बताता हूं कि इसको एडाप्टर आरएनए क्यों बोलते हैं, और ये बन जाएगा हमारा मेन कॉन्सेप्ट। यहां पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, यहां पे फिर से 60-70% हमारा मीटर चला गया है, ठीक है। 2026 में पूछा जाने वाला ये थोड़ा सा हाई प्रोबेबिलिटी है बेटा। देखते हैं मैं कितना सही होता हूं एग्जाम के बाद, लेट्स सी। अब यहाँ पे 60 to 70% ये जो है 2026 में आने के चांस है, तो अभी ध्यान से सुनना है, गड़बड़ मत करना। अडप्टर क्या होता है अब बताओ, आपने कभी अडप्टर यूज किया है ना? कभी ना आप एक काम करना, जब फोन चार्ज करने से पहले ना जो चार्जर है उसको पीछे देखना, उसके ऊपर चार्जर लिखा है कि अडप्टर लिखा है बेटा, उसके ऊपर चार्जर लिखा है कि अडप्टर लिखा है, ये आपको देखना है। अडप्टर का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एसी अडप्टर हो गया हमारा, आप फिजिक्स में पढ़ते हो, और उसने कन्वर्ट कर दिया डीसी करंट में, उससे आप फोन चार्ज करते हो, चार्जिंग द फोन, ठीक है, ऐसे ही करते हो ना। यानी कि फोन आपका एसी करंट से सॉल्व नहीं होता, यानी कि चार्ज नहीं होता है, उसको डीसी करंट चाहिए। अब एसी से डीसी के बीच में जो कम्युनिकेशन बना रहा है, यानी कि जो ट्रांसलेट कर रहा है, ये कर रहा है एसी से डीसी में कन्वर्ट कर रहा है, वो कौन कर रहा है बेटा? अडप्टर कर रहा है। कौन कर रहा है? अडप्टर कर रहा है। तो ये अडप्टर आरएनए क्यों बोलते हैं, अब आपको समझ में आएगा क्यों बोलेंगे इसको। अब आपको समझाता हूं कि इसको ऐसा क्यों बोलते हैं। तो थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, ठीक। अब देखो होता क्या होता है, इधर से है एमआरएनए, इधर से है एमआरएनए, जिसके पास क्या है? ट्रिपलेट कोडोन है, जिसके पास क्या है? ट्रिपलेट कोडोन है, ठीक है। तो एमआरएनए की लैंग्वेज कौन सी है? न्यूक्लियोटाइड लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज है बेटा? न्यूक्लियोटाइड लैंग्वेज, ठीक है। अब इससे क्या बनना है? प्रोटीन बनना है। क्या बनना है बेटा? इससे प्रोटीन बनना है। क्या बनना है? प्रोटीन बनना है, अमीनो एसिड वाला। ये क्या हो गया? पेप्टाइड या फिर प्रोटीन। अब ये लैंग्वेज कौन सी आ गई? अमीनो एसिड की लैंग्वेज आ गई। कौन सी आ गई? अमीनो एसिड लैंग्वेज। तो अगर आप देखोगे न्यूक्लियोटाइड जो लैंग्वेज है वो कन्वर्ट हो रही है किस लैंग्वेज में? अमीनो एसिड की लैंग्वेज में। तो एक लैंग्वेज बिल्कुल चेंज हो रही है। ये डीएनए से आरएनए नहीं बन रहा, यानी कि न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोटाइड नहीं बन रहा, ये न्यूक्लियोटाइड से क्या बन रहा है बेटा? अमीनो एसिड बन रहे हैं, पेप्टाइड बन रहा है। तो लैंग्वेज बिल्कुल ट्रांसलेट होगी, इसको हम बोलते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेशन। इसी वजह से पूरे जो प्रोटीन सिंथेसिस को ट्रांसलेशन बोला जाता है, ये भी एक रीजन है। अब यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं कि बीच में कोई अडॉप्टर मॉलिक्यूल चाहिए जो एक साइड से एमआरएनए को रीड कर सके और दूसरी साइड से बेटा क्या कर सके? वो पेप्टाइड को रीड कर सके या फिर अमीनो एसिड को रीड कर सके। ऐसा कोई मॉलिक्यूल होना चाहिए। और ढूंढते 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 पता चला कि भैया टीआरएनए नहीं है, जबकि टीआरएनए डिस्कवर हो चुका था, बट उसका फंक्शन नहीं पता था किसी को। एनसीईआरटी की लाइन ये सब लिखती है, और आप ध्यान से पढ़ोगे बहुत अच्छे से लिखा है कि जो एमआरएनए की लैंग्वेज को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करने के लिए जो एडाप्टर मॉलिक्यूल की जब डिस्कवरी हुई, वो तो पहले से प्रेजेंट था, दैट इज कॉल्ड, पहले से डिस्कवर्ड था, दैट इज कॉल्ड टीआरएनए। तो टीआरएनए यहां पे क्या कर रहा है बेटा? टीआरएनए यहां पे क्या कर रहा है बताओ?
टीआरएनए यहाँ पे लैंग्वेज को चेंज कर रहा है, एक तरफ से रीड कर रहा है एमआरएनए की लैंग्वेज और दूसरी तरफ से रीड कर रहा है वो पेप्टाइड की लैंग्वेज यानी कि अमीनो एसिड की लैंग्वेज। तो दोनों के बीच में एडाप्टर मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोलेंगे इसको हम? ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन कौन कर रहा है? एडाप्टर मॉलिक्यूल। कौन है? टीआरएनए। ध्यान रखना प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, स्मॉलेस्ट है, सोल्यूबल है, ठीक है, इसकी ऐसी स्ट्रक्चर होती है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं। ऐसे ऐसे ही होती है, ठीक है, 5 to 3 होता है, कुछ डिटेल में देखेंगे इसको, पूरा डिटेल में देखेंगे। पहले यहां तक कवर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है, सॉल्व कर दूंगा उसको। चलो भाई, टीआरएनए की स्ट्रक्चर खुद बनाते हैं, साथ साथ बनाते हैं, साथ साथ बनाएंगे। यहां पे हम सारा काम खुद ही करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई चाइना से कोई इधर से सामान ले आए और उसको बोला कि हम खुद बनाते हैं। ये काम नहीं करेंगे, हम खुद ही बनाते हैं टीआरएनए को, ठीक है, हम टीआरएनए को खुद बनाते हैं। ओके, ठीक है भैया। अच्छा, इसकी 2D स्ट्रक्चर और 3D स्ट्रक्चर अलग होती है, ठीक है बेटा, 2D और 3D स्ट्रक्चर इसकी होती है अलग। ये हो गया 5 एंड, ऐसे 5 एंड है, देखो एक ही है, एक लूप बनाया, फिर दूसरा लूप सा बना दिया, और फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, ये जो 3 एंड वाला आ गया, ये है 3 एंड, ठीक, और यहाँ पे एक और लूप बन गया, ये वाला लूप बन गया, और ये एक जो है बेटा क्या है, ये एक वेरिएबल लूप है, ऐसे क्या होता है, वेरिएबल लूप होता है। ये जो है थर्ड वाला जो है, इसमें ऐसे कर देता हूँ, थर्ड वाले पे आता है सी सी ए, ये फिक्स होता है बेटा, इसको सीसीए आम भी बोलते हैं। 3 एंड में ऑलवेज ये फिक्स रहता है, जितने भी टीआरएनए, टोटल टीआरएनए कितने होते हैं, टोटल टीआरएनए कितने बेटा, टोटल टीआरएनए कितने होने चाहिए, ये आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, टोटल टीआरएनए कितने टाइप्स के हैं, टाइप्स, मैं नंबर नहीं पूछ रहा, मैं टाइप्स पूछ रहा हूँ, कितने टाइप्स के टोटल टीआरएनए एक सेल के अंदर हो सकते हैं, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब जो है जितने टीआरएनए हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप में, उसमें ये आम जो होती है वेरिएबल होती है, बाकी सब चीजें फिक्स होती हैं, ये वेरिएबल होती है, और एक एंटीकोडोन लूप होता है। चलो भाई नाम देखते हैं, टैग करते हैं। सबसे पहले ये हो गया 5 एंड, ऑब्वियस बात है, ये 5 to 3 है, तो ये वाले बेस क्या है, ये जो बेस पेयर जो है क्या बना रहे हैं, इंट्रास्ट्रैंड बेस पेयरिंग बना रहे हैं, यानी कि ये खुद के साथ ही क्या बना रहा है बेटा, ये बेस पेयरिंग कर रहा है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बच्चे गलती करके आते हैं, ध्यान रखना, मैं सारा का सारा जो है पीवाईक्यू बेस पे और हमारे नीट बेस पे ही हम पढ़ाते हैं, ठीक है, फालतू इन्फॉर्मेशन लेने का कोई लॉजिक नहीं है, बट कॉन्सेप्चुअल आपको पढ़ना चाहिए। यहाँ पे देखो एक ही है, ये एक ही है ऐसे करके, और सोचो कि क्या बन गया, इंट्रास्टैंड बेस पेयरिंग बन गई, ठीक है, इसको हम बोलते हैं 5 to 3, देखो इंट्रास्टैंड बेस पेयरिंग। तो यहाँ पे क्लियर कट है बेटा, सारी क्लियर कट है, आपको देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए मैं आगे बढ़िए, अब यहाँ पे आप बताओगे मेरे को कौन कौन से लूप हैं। तो 3 एंड के साइड एक लूप होता है जिसका मैं बोलता हूँ, नाम बोलता हूँ टी, ये क्या है, साई और सी। इसमें क्या होता है, टी होता है, साई होता है, सी होता है। आपको पता है थाइमिन कभी भी ना आरएनए के स्ट्रक्चर में मिलता नहीं है, बट ये अनयूजुअल है, अनयूजुअल, अनयूजुअल थाइमिन इन आरएनए। क्या बात है, हम पढ़ते आ रहे हैं, अभी तक हम पढ़ते आते हैं कि थाइमिन होता ही नहीं आरएनए के अंदर, सामने है आपके, टीआरएनए एक अनयूजुअल आरएनए है, और उसमें क्या मिलेगा आपको, थाइमिन मिलेगा, ये बहुत बड़ी बात है बेटा, ठीक है। और ये जो साई है, इसको मैं टी फाई सी लूप बोलता हूं इसको मैं, और यहाँ पे ये क्या है बेटा, साई का मतलब क्या है, स्यूडो, स्यूडो यूरिडिन, स्यूडो यूरिडिन, यानी कि ये यू है बट थोड़ा सा मॉडिफाइड है, तो ये मॉडिफाइड यूरिडिन है, ये मॉडिफाइड बेसिस है, मॉडिफाइड बेस है, मॉडिफाइड बेस है। क्वेश्चन आने के चांस है, इस बार क्वेश्चन आने के चांसेस है 60 to 70%, हमारा मीटर बोल रहा है 60 to 70%। एक तो हमने कर लिया, ये 3 एंड के साइड होता है बेटा, 3 एंड के साइड होता है। फिर जो है एक जो है ये वेरिएबल आर्म होती है, वेरिएबल आर्म होती है, ठीक है, हम इनका फंक्शन भी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है रट्टा मारेंगे, फंक्शन भी पढ़ेंगे। ये हो गया एंटीकोडोन, एंटीकोडोन लूप हो गया,
एंटी कोडॉन लूप, क्या मतलब इसका, ये कोडॉन को रीड करता है, किसको रीड करता है, कोडॉन को रीड करता है। कोड किस में होता है, एमआरएनए में। कोड किस में होता है, एमआरएनए में। कैसे रीड करेगा, 5 to 3। ये हो गया कौन सा, एमआरएनए। कौन सा हो गया, एमआरएनए। ये इसने रीड किया फॉर एग्जांपल एयूजी को, एयूजी क्या है, 5 to 3 है। इसमें क्या होना चाहिए, यहाँ पे इसमें क्या होना चाहिए बेटा, थोड़ा ट्विस्ट करता है, 3 to यहाँ पे होना चाहिए थोड़ा सा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, गड़बड़ नहीं करनी है। ठीक है, ऐसे कर थोड़ा ट्विस्ट कर देते हैं, ठीक है, इजी करने के लिए। अब यहाँ पे जो कोड उसके पास एंटी कोडॉन है, एंटी कोडॉन है, इसके पास क्या होना चाहिए, क्या लगता है, यू ए और सी, यानी कि 3 to 5। तो जो कोडॉन है अगर 5 to 3 होगा तो ये क्या होगा, यूएससी होगा। ये क्या होगा, यूएससी होगा। पर ध्यान रखना है 3 to 5 रीड होता है। क्या होता है, 3 to 5 रीड होता है, ठीक है, ये इसको ध्यान रखना है। अगर कोडॉन जो है 5 to 3 है तो एंटी कोडॉन 3 to 5 होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है इस बार 2026 में। इसकी जो चांसेस है वो 90% चांस है, 90% चांसेस है इस चीज के 90% चांस है बेटा इस बार आने की। मुझे पता नहीं, अंदर से फीलिंग आ रही है मेरे को। अब यहाँ पे हमने लूप पढ़ लिया, पहला कौन सा, T5C। दूसरा पढ़ लिया हमने कौन सा, एंटी कोडॉन लूप। और तीसरा हमने कौन सा देखा, लूप कौन सा देखा है, ये वाला जो है जिसको मैं बोलता हूं डी लूप, DHU लूप या फिर डी लूप। सिंपल बात है, इसमें क्या होता है, डी होता है, एच होता है, नहीं सॉरी DH नहीं होता, डी ही होता है, डी ही होता है, डी, ये डी लूप बोलते हैं। अब डी का मतलब क्या होता है, डाई हाइड्रोयूरिडीन। डाई हाइड्रोयूरिडीन क्या होता है, डाई हाइड्रोयूरिडीन। ये भी मॉडिफाइड बेस होता है, ये भी क्या होता है, मॉडिफाइड बेस होता है। बेटा एक चीज आपको ध्यान रखनी है, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो T5C लूप है ये राइबोसोम बाइंडिंग में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है, राइबोसोम बाइंडिंग में हेल्प करता है, ठीक है, राइबोसोम बाइंडिंग में हेल्प करता है। वेरिएबल जो आर्म है वो चार्जिंग में हेल्प करती है। टीआरएनए के ऊपर जो माइनस यहाँ पे आएगा ना, माइनस यहाँ पे आएगा, उसकी चार्जिंग में कौन हेल्प करेगा, वेरिएबल आर्म। कौन हेल्प करेगा, वेरिएबल आर्म। और डी भी कहीं ना कहीं वैसे ही हेल्प करता है जैसे वेरिएबल करता है, बट बहुत डेप्थ में जाने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत आपको नहीं है। अब आती है प्रोटीन सिंथेसिस में ट्रांसलेशन। मतलब प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब क्या हो गया बेटा, ट्रांसलेशन हो गया, इसका मतलब हो गया ट्रांसलेशन, ठीक है। ट्रांसलेशन में जो पहला स्टेप है बेटा, फर्स्ट स्टेप है, वो क्या आएगा, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। हमने क्या देख लिया था, स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए देखी थी। स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए हमने क्या देखे, 3 लूप देखे थे, एंटी T5C लूप, T5C लूप, दूसरे नंबर पे एंटी कोडॉन लूप, और तीसरे नंबर पे आएगा डी लूप। मैंने आपको फंक्शन बता दिए थे, मैंने आपको कोडॉन और एंटी कोडॉन के बारे में बता दिया, कैसी कंपैटिबिलिटी होती है, गड़बड़ नहीं करनी है वहां पे। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए ये जो है बेटा इस बार आने के चांसेस हैं, 60-70% है। पूरा चैप्टर ही है सर, हर साल जो है 5-6 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए जिसको मैं बोलता हूं अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, अमाइनो साइलेशन ऑफ टीआरएनए, बहुत बढ़िया। कौन सा है, अमाइनो साइलेशन ऑफ टीआरएनए। अमाइनो साइलेशन ऑफ टीआरएनए का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये बेटा टीआरएनए के ऊपर अमाइनो एसिड का लगना, टीआरएनए के ऊपर अमाइनो एसिड का लगना। तो ये हो गया एक अमाइनो एसिड, ठीक है, प्लस में यूज हुआ एटीपी। क्या यूज हुआ बेटा, एटीपी, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल होता है ना। इसका मतलब क्या है, एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस है। प्लस में क्या आ गया हमारा, टीआरएनए आ गया, प्लस में क्या आ गया, टीआरएनए, ठीक। अब यहां पे क्या हुआ बेटा, एट द एंड एक एंजाइम यूज हुआ, तो क्या हुआ, क्या क्या प्रोडक्ट आया, तो देख लेते हैं। टीआरएनए सबसे पहले, मैं वेरिएबल आर्म यहां पे नहीं बना रहा फॉर द सेक ऑफ इजीनेस, ठीक है बेटा। ये वाला जो है 5 हो गया, ये वाला हो गया 3 एंड पे यहाँ पे क्या लग गया, अमाइनो एसिड लग गया। 3 एंड पे क्या लग गया, अमाइनो एसिड। इसको ना कलर चेंज कर देते हैं, चलो ये कर देते हैं, ठीक है। तो चलो ये उठाया था, तो ये लग गया अमाइनो एसिड। ये क्या लग गया बेटा, अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड कहाँ लगा है, एट 3 एंड। ये क्वेश्चन आया हुआ है, PYQ आया हुआ है, स्टार लगा लो कि अमाइनो एसिड जो है अटैचमेंट कहाँ करता है, टीआरएनए के ऊपर। वो करता है बेटा, ध्यान रखना, थर्ड एंड के ऊपर। क्या वो 5 एंड के ऊपर करता है, नहीं। थर्ड एंड के ऊपर करता है, यस। थर्ड एंड के ऊपर जो ये हो जी,
ये थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। लो जी थर्ड एंड में ये टीआरएनए है CCA, ठीक है। ये हो गया, ये पूरी पूरी जो इसकी थर्ड वाली जो एंड है वहां पे क्या लगता है अमीनो एसिड, वहां पे क्या लग जाएगा अमीनो एसिड लग जाएगा। कौन सी जगह पे लगता है आप देखते हो ए के साथ जुड़ता है, किसका जुड़ता है ए के साथ। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ए का क्या यूज करता है, ये COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो ए का यूज होता है, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड में जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना, ग्रुप होता है, वो बाइंड करता है ए के साथ, वो बाइंड करता है ए के साथ। आपको नहीं करना है, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंजाइम का नाम क्या है, कोई तो एंजाइम होगा, कोई तो एंजाइम होगा, बताओ भाई। इसके एंजाइम का नाम है टीआरएनए अमाइनोसाइल सिंथेटेज। नाम से क्लियर है, कोई बहुत ज्यादा टेंशन लेने की आपको जरूरत है नहीं। क्या जरूरत नहीं है कि टीआरएनए और अमाइनो एसिड को जोड़ने वाला, टीआरएनए अमाइनो एसिड को जोड़ने वाले के एंजाइम का नाम क्या होगा, टीआरएनए अमाइनोसाइल सिंथेटेज। कितने टाइप के होते हैं, 20 टाइप के होते हैं। 20 टाइप्स ऑफ enzymes for 20 types of अमाइनो एसिड। बहुत ही बढ़िया। कितने टाइप के एंजाइम्स होंगे, अमाइनो एसिड कितने जो है, जितने अमाइनो एसिड होंगे उतने टाइप के एंजाइम होंगे। टीआरएनए अमाइनोसाइल सिंथेटेज एंजाइम बेटा ये जो है ये क्या करेगा, 20 टाइप के अमाइनो एसिड को डिटेक्ट करके यहाँ पे टीआरएनए पे लगा देगा कोड के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, कोड के अकॉर्डिंग। वो यहाँ पे कोड रीड करता है, देखता है कोड किसका है, उसके अकॉर्डिंग क्या लगा देगा। दो काम करता है ये दो काम करता है एंजाइम, इसको भी डिटेक्ट करता है, इसको भी डिटेक्ट करता है। कैसे, इसको डिटेक्ट करेगा, देखेगा कि भैया ये तो जो है एंटीकोडोन जो है किसका है, ये फॉर एग्जांपल मिथियोनिन का है, ठीक है। तो मिथियोनिन के अकॉर्डिंग यहाँ मिथियोनिन लगा देगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ कोड और है, एंटीकोडोन कुछ और है और यहाँ पे कुछ और लग रहा है। ये रायता नहीं फैलाएगा। कौन नहीं फैलाएगा ये रायता, ये एंजाइम। बहुत बढ़िया एंजाइम है, बहुत स्पेसिफिक एंजाइम है, स्पेसिफिक एंजाइम, स्पेसिफिसिटी बहुत हाई है। स्पेसिफिक एंजाइम, टारगेट अप्रोच है, टारगेटेड अप्रोच है। जिस अमाइनो एसिड को लगाना है वही लगाएगा, अगर गलती से लगा दिया हटा देगा उसको। गलती नहीं होनी चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। प्रोटीन सिंथेसिस का क्वेश्चन पूछा जाता है, फर्स्ट स्टेप कौन सा है, फर्स्ट स्टेप कौन सा है बताओ, फर्स्ट स्टेप कौन सा है। ये फर्स्ट स्टेप है बेटा, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए क्या है, फर्स्ट स्टेप है प्रोटीन सिंथेसिस का। अब हम बात बढ़ते हैं आगे, प्रोटीन सिंथेसिस में आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, अगर आपको देखना है तो ये आप देख सकते हो बेटा, ठीक है। ये देखो अमाइनो एसिड एक्सेप्टेंट हो गया, टी साइसी लूप हो गया, वेरिएबल हो गया, रीड एमआरएनए, एमआरएनए कोडोन है, एंटी कोडोन है जो कि क्या होता है 3 to 5 होता है, डी लूप होता है जिसका मैंने नाम क्या दिया था, DHU लूप दिया था। अमाइनो एसिड कहां बाइंड करेगा, CCA पे बाइंड करेगा। यहाँ पे CCA ऊपर आनी चाहिए ना, गड़बड़ कर ही देता है आज भी। कौन, हमारा जो है ये मैंने AI से बनवाया था, ठीक है। अमाइनो एसिड बाइंड करता है, साइट ऑफ चार्जिंग। एंटीकोडोन लूप, एमआरएनए कोड, रीडिंग द कोड। डी लूप क्या करता है, एंजाइम को डिटेक्ट करता है, एक्यूरेसी ऑफ चार्जिंग करता है। ये टी साइसी लूप है, राइबोसोम को डिटेक्ट करता है, एंकरिंग ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। ये चीज को आप देख लेना, टीआरएनए की स्ट्रक्चर और फंक्शन मैंने बता दिया है, ठीक है। ये हमने किया था बेटा प्रोटीन सिंथेसिस का पहला पार्ट जो है टीआरएनए चार्जिंग। अब हम आगे बढ़ते हैं इनिशिएशन। प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि ट्रांसलेशन में 3 स्टेप आते हैं। ट्रांसलेशन में ना 3 स्टेप प्रोसेस होती है बेटा। कितने स्टेप प्रोसेस होती है, 3 स्टेप प्रोसेस होती है। पहले जनरली बताता हूं, पहले आपको जनरली बताता हूं। पहली कौन सी है, इनिशिएशन का मतलब क्या होता है, मतलब ऑब्वियसली हमने चार्जिंग हमने पढ़ लिया, चार्जिंग तो इसमें आएगी आएगी। इसके बाद बात कर रहा हूं कि टीआरएनए जो चार्ज टीआरएनए है, ये चार्ज टीआरएनए है, ठीक है, बाइंड टू राइबोसोम। डिटेल में देखेंगे इसको, ये तो रफली आइडिया है। पूरा प्रॉपर इनिशिएशन कैसे होता है हम डिटेल में देखेंगे, बहुत अच्छे से देखने वाले हैं हम, बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। थोड़ा सा इन डेप्थ में देखेंगे तो आपको हमेशा के लिए काम खत्म हो जाएगा। दूसरे नंबर पे इलोंगेशन। भाई एक बार जो है काम स्टार्ट हुआ, मतलब सारी असेंबली हो गई, ठीक है, इसके बाद जो है प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है ये मेन प्रोसेस है, ये मेन प्रोसेस हो जाती है, मेन इलोंगेशन प्रोसेस, जिसमें प्रोटीन बनते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद टर्मिनेशन। टर्मिनेशन कौन करवाता है, टर्मिनेशन बाय द स्टॉप कोडॉन,
बाय द स्टॉप कोडॉन। ये बड़ा 3 प्रोसेस है। इनिशिएशन में टीआरएनए की चार्जिंग होती है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके बाद असेंबली, राइबोसोम, एमआरएनए, टीआरएनए तीनों की असेंबली आती है, ट्रिपल कॉम्प्लेक्स बनता है, तो उसको हम देखने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है, ये वाली प्रोसेस। तो पानी पी लेता हूँ, है ना। वैसे ना इतनी लंबी प्रोसेस ना, एक बात बता रहा हूँ आपको, ये आती नहीं है। इतनी लंबी प्रोसेस में करवा देता हूँ क्योंकि हमारी सीरीज का नाम ही बायो डीप डाइव सीरीज है। बट आपको एक चीज बता देता हूँ आपको मैं, कि बहुत ज्यादा इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं आते। बच्चे ना बहुत सारे कैसे, ट्रांसलेशन समझ में नहीं आई, ट्रांसलेशन समझ में नहीं आई, कैसे करें कैसे ना करें। तो मैं आपको एक चीज बताऊंगा बेटा, यहाँ पे ना बस 1-2 चीजें जानने की जरूरत है आपको, पूरा इन डेप्थ जानने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, क्योंकि पिछले 5-7 सालों में बहुत ज्यादा डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आए हैं यहाँ पे। क्वेश्चन कहां से आते हैं? जेनेटिक कोड से आते हैं, टीआरएनए की चार्जिंग से आते हैं, टीआरएनए की स्ट्रक्चर से आते हैं। जैसे कि अभी टीआरएनए की हमने जो स्ट्रक्चर देखी थी, जिसको मैं क्लोवर लीफ मॉडल बोलता हूं, बताना भूल गया था मैं। क्लोवर लीफ मॉडल जो होता है, क्लोवर लीफ का मतलब क्या होता है? क्लोवर मतलब जो है लॉन्ग, तो है लॉन्ग की जो लीफ होती है उसके जैसा स्ट्रक्चर होता है, वो 2D मॉडल होता है। एक होता है 3D मॉडल, वो होता है इन्वर्टेड एल शेप। क्या होता है? इन्वर्टेड एल शेप होता है बेटा, वो भी आप देख लेना, ठीक है। उसमें भी क्वेश्चन आए थे, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टीआरएनए में कौन सा एंजाइम है वो पूछ लिया जाएगा, टीआरएनए चार्जिंग में कौन सा एंजाइम है वो पूछ लिया जाएगा, अमीनो एसिड कहां लगता है वो पूछ लिया जाएगा, लूप्स के बारे में पूछ लिया जाएगा, फंक्शन के बारे में पूछ लिया जाएगा, साइज, सोल्यूबल आरएनए कौन सा है, एडाप्टर आरएनए कौन सा, ये पूछ लिया जाएगा। ये सब पूछ लिया जाता है। इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन ये यूजुअली ना आते नहीं है, यहाँ पर आते हैं तो एक थोड़े बेसिक बेसिक से आते हैं, वो हम कर लेंगे, बट आपको इन डेप्थ भी करवा दूंगा, ठीक है। ओके, चलो भाई, इनिशिएशन। इनिशिएशन में सबसे पहले क्या होता है? एक एमआरएनए। अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये नीट के लिए जरूरी है बेटा, ठीक है, यहां गड़बड़ मत कर देना। नीट पॉइंट ऑफ व्यू, नीट पीओवी जरूरी है, ठीक। प्रोबेबिलिटी हाई है, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हाई है। ये है एमआरएनए जो बना था 5 to 3, जिसके पास क्या होता है? जेनेटिक कोड होता है, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना, जो मेन जेनेटिक कोड है AUG, यहां से स्टार्ट होगा और वो एंड हो जाएगा एक स्टॉप कोडॉन पे, UAG, UAA या फिर UGA। ये 3 स्टॉप कोडॉन होते हैं। कौन से होते हैं? 3 स्टॉप कोडॉन होते हैं। मैंने यहाँ पे जेनेटिक कोड में बताना भूल गया, बट आपको ये इतने करने हैं। 3 स्टॉप कोडॉन होते हैं, एक स्टार्ट कोडॉन होता है, और तीनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। ये 3 एंड साइड होते हैं और ये 5 एंड साइड होते हैं। अब एक चीज ध्यान रखनी है बेटा, टीआरएनए इसी को रीड करता है, प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी इसी को रीड करती है, इसी वजह से इसको हम बोलते हैं ओपन रीडिंग फ्रेम। कहां से स्टार्ट होता है? स्टार्ट से। कहां से एंड हो जाता है? स्टॉप कोडॉन पे एंड हो जाता है, ठीक है बेटा। तो ओपन रीडिंग फ्रेम का मतलब क्या है? जिसको रीड करके अमीनो एसिड बनाए जाएंगे। तो क्या इसको अमीनो एसिड बनाए जाएंगे यहाँ पे? नहीं। इस वाले से एंड पे अमीनो एसिड बनाए जाएंगे? नहीं बनाए जाएंगे, वो अनट्रांसलेटेड होता है। ये होता है ट्रांसलेटेड रीजन। ये वाला जो है ना, ट्रांसलेटेड रीजन कौन सा है बेटा? ORF। कौन सा है? ORF। ORF मतलब ओपन रीडिंग फ्रेम, ठीक है। उससे पहले ट्रांसलेट नहीं होगा, उससे बाद ट्रांसलेट नहीं होगा, तो उनका नाम क्या है? उनका नाम भी हम देख लेते हैं, UTR। UTR का मतलब क्या है? अनट्रांसलेटेड रीजन, अनट्रांसलेटेड नहीं, अनट्रांस, अरे सभी गायब हो गया, अनट्रांसलेटेड रीजन, अनट्रांसलेटेड रीजन। अब ये 5 एंड साइड है तो इसको हम बोलते हैं 5 एंड साइड UTR। बेटा यहां पे राइबोसोम आके बाइंड तो करता है, यहां पे राइबोसोम जो है 30S बाइंड करेगा पहले, बाद में 50S बाइंड कर जाएगा। तो ये बाइंडिंग साइट है, किसके लिए? राइबोसोम के लिए। फिर राइबोसोम यहां पे अगर बाइंड करेगा आगे बढ़ेगा, बट इसको ट्रांसलेट नहीं करता। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 5 UTR कहां होता है? 5 एंड साइड होता है। क्या ये ट्रांसलेट होता है? नहीं। क्या यहाँ पे राइबोसोम बाइंडिंग साइट है? यस। इसी वजह से मैंने क्या बोला, यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस यहाँ पे हैं। अच्छा, जो ओपन रीडिंग फ्रेम है वो कहां से स्टार्ट होता है? AUG से, क्योंकि स्टार्ट कोडॉन है। ऑलवेज जो होता है AUG होता है, और AUG ड्यूल फंक्शन करता है, मिथियोनिन को भी कोड करता है, मैंने आपको बताया था। इसके बाद ये स्टॉप कोडॉन है, कितने होते हैं? 3। तीनों में से कोई भी एक हो जाए ना, तो क्या कर देगा? यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस। इसके बाद ये वाला जो है, इसको मैं बोलता हूं 3 UTR। 3 UTR का मतलब क्या है? 3 एंड साइड अनट्रांसलेटेड रीजन, यानी कि ये भी ट्रांसलेट
नहीं होता है। तो इसका काम क्या है? इसका काम है बेटा रेगुलेट करना। ध्यान रखना दोनों यूटीआर जो है, दोनों यूटीआर, बोथ यूटीआर, नोट में लिख लोगे आप, बोथ यूटीआर कौन से, 5 एंड और 3 एंड वाले, रेगुलेट द ट्रांसलेशन। इनका होना जरूरी है, इनका होना जरूरी है। रेगुलेट द ट्रांसलेशन, कब स्टार्ट होना है, कितना होना है, कैसे एंड करना है, ये वाला काम कौन करेगा? यूटीआर करते हैं। तो यूटीआर का होना जरूरी है, ठीक है। अब जो है ये राइबोसोम बाइंड किया, इसके बाद इलोंगेट करेगा और वहां टर्मिनेट हो जाएगा। इनिशिएशन में सबसे पहला काम क्या होता है? लेट्स सी, इनिशिएशन में सबसे पहला काम क्या होता है? इधर से आया बेटा एमआरएनए, क्या आ गया? एमआरएनए आ गया। और नीचे कर लेते हैं, ज्यादा ऊपर चला गया, ठीक। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये जो है यूटीआर, कौन सा यूटीआर है? 5 यूटीआर। इसके ऊपर ना एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, एक स्पेसिफिक ना सीक्वेंस होता है। इसको मैं बोलता हूं, एनसीईआरटी नहीं बोलती है, मैं आपको बोल देता हूं, शाइन डेलगर्नो सीक्वेंस। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जो याद करने की जरूरत नहीं है उसके ऊपर मैं स्टार लगा देता हूं, तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। ये शाइन डेलगर्नो सीक्वेंस है। कहां होता है? 5 यूटीआर के अंदर होता है। कहां होता है? 5 यूटीआर के अंदर। रेगुलेटरी सीक्वेंस है, यस। यही राइबोसोम बाइंडिंग साइट है, यस। सबसे पहले राइबोसोम बाइंड कौन करता है? 30S करता है। तो स्टेप वन 30S राइबोसोम बाइंडिंग, ठीक है, बाइंडिंग टू एसडी सीक्वेंस, शाइंडल गर्नो सीक्वेंस। कौन सा सीक्वेंस होता है? शाइंडल गर्नो सीक्वेंस, ठीक है। तो शाइंडल गर्नो सीक्वेंस क्या करता है? 30S जो राइबोसोम है उसको साथ बाइंड करता है। इसके बाद दूसरे नंबर पे क्या आता है? दूसरे नंबर पे आता है ये वाला, ठीक है। इसका दिया जाएगा, ये कौन सा है? 50S। कौन आ जाएगा? 50S। ये कौन आ जाएगा बेटा? दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा? 50S binds to the 30S mRNA complex, 30S mRNA कॉम्प्लेक्स। और इसी के साइड बाय साइड क्या आ जाता है? फर्स्ट टीआरएनए भी आ जाता है बेटा, फर्स्ट टीआरएनए भी आ जाता है। फर्स्ट टीआरएनए कौन सा होता है? फर्स्ट टीआरएनए फॉर दिस, तो फर्स्ट टीआरएनए फॉर AUG। फर्स्ट टीआरएनए कौन सा है? मिथियोनिन वाला आ जाता है, मिथियोनिन वाला टीआरएनए यहाँ पे आ जाएगा। चार्ज होता है, उसके ऊपर एक माइनस लगा होता है, ऐसे करके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे आप देख सकते हो, राइबोसोम हो गया, एमआरएनए हो गया और फर्स्ट टीआरएनए हो गया। ये कॉम्प्लेक्स बनता है, इसको मैं बोलता हूँ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। इसको मैं क्या बोलता हूँ? इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स हो गया ना सारा, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। देखो काफी कॉम्प्लेक्स है ना, इसीलिए समझ में आता नहीं है, बट इतना तो कर सकते हो ना आप कि इनिशिएशन में राइबोसोम बाइंड कर गया 30S वाला, ठीक है। फिर उसके बाद 50S और जो है फर्स्ट टीआरएनए मॉलिक्यूल आ गया, उन्होंने क्या बना दी? पूरी पूरी इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बना दी। इतना कर सकते हो आप, इतना करना है। इसके बाद सीधा इलोंगेशन में पहुंचना है। बहुत ज्यादा ना इसमें इन डेप्थ में नहीं जाना कि सर कैसे होगा, फिर कैसे नहीं होगा, राइबोसोम कैसे बाइंड करता है, बहुत ज्यादा समस्या हो जाती है, तो वो काम आपको नहीं करना है। मैं सीधा पहुंच रहा हूँ इलोंगेशन में, क्योंकि जब इतना इन डेप्थ में पढ़ना ही नहीं है। और अगर आपको मैं समझाने लग भी जाऊं हाई लेवल का, बिल्कुल रिसर्च लेवल का, तो आपका काम का नहीं है। आपका काम अभी क्या है? आपका काम है मेडिकल कॉलेज में जाना, है ना। ये काम थोड़ी एक रिसर्च करोगे आप अभी फिलहाल के लिए, आगे जाके मेडिकल के बाद रिसर्च कर लेना आप, है ना। पीजी में रिसर्च ही होती है। इलोंगेशन में क्या होता है बेटा? चलो हमारा एमआरएनए, ये क्या हो गया? एमआरएनए हो गया, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट हो गया AUG, ठीक है। इसके बाद जो है फॉर एग्जांपल ये रहता है, ये जो है UGA हो गया, स्टॉप कोडॉन है। ये UTR है, साइड UTR है। राइबोसोम पहुंच गया भैया, कहाँ पहुंच गया राइबोसोम? ये किसी बीच की जगह पहुंच रखा है फॉर एग्जांपल, है ना। ये 3 पॉकेट होती है बेटा, क्या होती है? 3 पॉकेट होती है। किसमें होती है 3 पॉकेट? ध्यान रखना 50S में होती है। किसमें होती है? 50S में। 30S में भी हल्की सी पॉकेट होती है। ये दोनों बाइंड कर रहे हैं तो 70S कॉम्प्लेक्स बनता है। अब जो है इसके बाद आता है ये वाला जो है टीआरएनए है ना। इस अंदर की जो साइड है ना, ये वाली जो एक बीच की जो साइड है उसके साथ बाइंड है, उसके साथ क्या है? ये बाइंड है। यहाँ पे एक टीआरएनए है, ठीक। ये निकलने वाला है बेटा, ये एग्जिट करने वाला है यहाँ से, ठीक है, एग्जिट कर जाएगा, ठीक। इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? ई साइट बोलते हैं। ई साइट वो होती है जहां पे एक टीआरएनए ऐसा होता है जिसके ऊपर कोई भी अमीनो एसिड होता नहीं है, ये बाहर निकलने वाला है। इसके बाद क्या हो जाएगा? ये बाहर निकल जाएगा, बाहर ऐसे करके निकल जाएगा,
बाहर। ठीक है, इसके बाद जो है एक जो है टीआरएनए, जिसके ऊपर क्या है बेटा, जिसके ऊपर क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पे एक अमाइनो एसिड है, ठीक है, इसके बाद अमाइनो एसिड हो गया, जिसके ऊपर ये चार्ज टीआरएनए है, चार्ज टीआरएनए, यानी कि ये पहले स्टेप में पूरा हो गया था, कंप्लीट हो गया था ना। चार्ज टीआरएनए का कहाँ पे होता है बेटा, चार्ज टीआरएनए अच्छा साइटोप्लाज्म में होता है, इस कहाँ पे चार्जिंग कहाँ पे होती है, साइटोप्लाज्म में। ये प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे हो रही होती है, साइटोप्लाज्म में, दोनों केस में, प्रोकैरियोट्स केस में, यूकैरियोट्स केस में। ये 50 और 30s में किसमें बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं प्रोकैरियोट्स में बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला आ जाएगा, इधर इस साइड आ गया, इस साइड कौन आ गया, ये वाला जो टीआरएनए, तो क्लोन बनाओ इसका, क्या क्लोन, हाँ इधर ही आ गया क्लोन, बढ़िया है। देखो यहाँ पे आया था ये, ऐसे करके आया था ये, लो जी कौन सी जगह पे आता है, ए साइड पे आता है, कौन सी जगह पे आ जाएगा, ए साइड पे। इसको मैं ए साइड क्यों बोलता हूँ, इस ए साइड का मतलब है कि अमाइन, यहाँ पे अमाइनो एसिड लेके आता है, ए फॉर आना, याद कर लेना, एक्सेप्टर आर्म बोलते हैं इसको, एक्सेप्टर आर्म नहीं, एक्सेप्टर साइट। ये क्या करेगा, टीआरएनए, चार्ज टीआरएनए को यहाँ पे ले आएगा, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे अपने को एक चीज पता होनी चाहिए कि पहले से ही यहाँ पे अमाइनो एसिड बने हुए हैं, लगे हुए हैं, लग जाते हैं पूरी प्रोसेस में, 1 2 3 4 ऐसे करके पूरा पूरा क्या है ये वाला, है ना। ये पूरा पूरा क्या है, यहाँ पे पेप्टाइड बना हुआ है, क्या बना हुआ है, पेप्टाइड। अब ये जो इस पेप्टाइड को ना बेटा, इस पेप्टाइड को यहाँ पे लाने का काम करता है एक एंजाइम। ये पूरा पेप्टाइड यहाँ पे आ जाएगा और ये खाली हो जाएगा, ये पूरा पूरा जो पेप्टाइड है ना ये वाला, ये खाली हो जाएगा, ये ऐसे ट्रांसफर हो जाएगा इस वाले के ऊपर, ठीक है। ये वाला जो साइट है ना, इस वाले बीच की साइड, इसको मैं पी साइड बोलता हूँ कि पेप्टाइड, पेप्टाइड बॉन्ड साइट बोलता हूँ। ये पूरा पूरा जो पेप्टाइड जो बना हुआ है पूरा पूरा शिफ्ट हो जाएगा इसके ऊपर, ये वाले जो ए साइड के जो टीआरएनए के ऊपर। इसको बोलते हैं हम ट्रांसफरिंग ऑफ जो है पेप्टाइड। और ये काम कौन करता है, दिस वन इज कॉज्ड बाय, ये क्वेश्चन पूछा था कि ये काम कौन करता है, तो ये काम करता है बेटा 23S आरआरएनए, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज बोलता हूँ, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। ये क्या करेगा, पूरी पूरी पेप्टाइड को क्या कर देगा बेटा, ट्रांसफर कर देगा, कहां से, पी साइड, ये वाली जो है बीच की साइड कौन सी है, पी साइड, पी साइड से इधर ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। अब ये होता क्या है, इसके बाद क्या होगा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ठीक, ये हो गया। और ये वाला जो है, ठीक, इसके पास क्या था अपना, देखो टीआरएनए था, टीआरएनए के पास क्या थी अपनी, जो है ये वाली जो एक अमीनो एसिड था, और ये बेटा ट्रांसफर हो जाता है ऐसे करके, ये ट्रांसफर हो जाता है, ये ट्रांसफर कौन करता है, ये ट्रांसफर कौन करता है, आप देख सकते हो, पहले 10-12 अमीनो एसिड थे, एक अमीनो एसिड और आ गया जो इसके पास था, ठीक, बट ये वाला खाली हो गया, ये वाला क्या हो गया, खाली हो गया, कौन सा वाला खाली हो गया, ये जिसके पास से गया था, ये इसके पास से ये गया था, कौन गया इसके पास से, ये देख सकते हो, ऐसे गया था ये यहां से था ये, इसको ट्रांसफर मार दिया यहाँ पे, किसने मारा ट्रांसफर, ये अमाइनो एसिड जो है, सॉरी अपने पेप्टाइडल ट्रांसफरेज ने इस पी वाली साइट पे जो है उठा के इस पेप्टाइड को लगा दिया यहाँ पे, यहाँ लगा दिया। अब ये खाली हो गया, ये क्या हो गया, खाली हो गया, कौन हो खाली हो गया, ये वाला जो है अनचार्ज हो गया। अब ये बाहर निकल जाएगा, क्या बाहर निकल जाएगा, और पूरी पूरी पेप्टाइड क्या ट्रांसफर हो जाएगी एक अमीनो एसिड के ऊपर। अब ये फिर से एक और लेके आएगा अमीनो एसिड, ठीक है, फिर से एक अमीनो एसिड और आएगा, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलती रहेगी, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इलॉन्गेशन। इसके लिए मैं अलग से स्लाइड भी बना देता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इसमें हम क्या करेंगे, राइबोसोम बनाते हैं, तो राइबोसोम है, राइबोसोम है, इसमें 3 पॉकेट है, जिसका नाम क्या था, ई पी और ए, इसका नाम क्या था, ई पी और ए। ये वाली क्या है बेटा, 30S है, ठीक, और ये क्या हो गया, एमआरएनए हो गया, क्या हो गया, एमआरएनए। इसके बाद क्या आता है हमारा, ये जो खाली है अनचार्ज है, ठीक, थोड़ा सा ना वो आप ये समझना कि ऐसे ऐसे करके होता है, यहाँ पे ऐसा कर देता हूँ, ठीक, चेन थी, चेन थी भैया, कहाँ चेन थी, लगी हुई थी, ये किसकी बनी हुई थी, माइनस की बनी हुई थी, पेप्टाइड है ना, किसकी बनी है, माइनस की बनी है,
यहाँ पे क्या है, एक और माइनस ये आ गया है, कौन आ गया यहाँ पे, ओब्वियसली चार्ज है। अब होता क्या है, ये पूरा पूरा शिफ्ट हो जाता है किसके ऊपर, देखो ऐसे करके शिफ्ट हो जाएगा, किसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा बेटा, इनकमिंग जो हमारा टीआरएन है उसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ये काम करता कौन है, ये काम कौन करता है, ये काम कौन करेगा, एक एंजाइम करेगा। पूरी पूरी जो पेप्टाइड है, ग्रोइंग पेप्टाइड है, इलोंगेटिंग पेप्टाइड है, और ये वाला जो है एग्जिट कर जाएगा टीआरएनए, ठीक है। और ये वाला जो है आ रहा है इधर से, एक चार्ज टीआरएनए आएगा, ए फॉर आना, पी फॉर पेप्टाइड बॉन्ड बनाना, ई फॉर एग्जिट कर जाना, ऐसे करके आप याद कर सकते हो। ये एंजाइम का नाम क्या है, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। क्या नाम है इसका, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। 23S आरआरएनए है, बैक्टीरिया में 23S आरआरएनए होता है जो कि 50S का पार्ट होता है। काम क्या होता है इसका, पेप्टाइड बॉन्ड बनाना, और नाम क्या है, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। क्या नाम है बेटा इसका, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। ये हमारी इलोंगेशन है। ऐसे करके ना कंटिन्यूस प्रोसेस चलती जाएगी जब तक नहीं पहुंच जाता ये टीआरएनए को, जब तक ये टर्मिनेशन कोडोन पे नहीं पहुंच जाता। अब हम बात करते हैं टर्मिनेशन कोडोन की, बात करते हैं हम टर्मिनेशन कोडोन की। टर्मिनेशन कैसे काम करता है, टर्मिनेशन कोडोन कैसे होता है, थर्ड स्टेप है हमारा ये टर्मिनेशन का, प्रोटीन सिंथेसिस का। ये हो गया जी हमारा एमआरएनए, ठीक है, और ये यूटीआर हो गया, और इस साइड हो गया यूजीए फॉर एग्जांपल, स्टॉप कोडोन हो गया। अब होता क्या है, यहाँ पे पहुंचता है भाई, कौन पहुंचता है, वही कौन पहुंचेगा हमारा राइबोसोम। 30S पहुंचता है, साथ में 50S होता है, साथ साथ में चल रहा होता है, ठीक है। ऐसे करके जो एग्जिट कर रहे होते हैं, कौन एग्जिट कर रहे होते हैं, यहाँ से एग्जिट कर रहे होते हैं बहुत सारे टीआरएनए, कंटिन्यूस प्रोसेस चल रही होती है। और ये वाला यहाँ पे क्या है, एक टीआरएनए है, ठीक है। और टीआरएनए के ऊपर यहाँ पे क्या लगा हुआ था, एक बड़ी चेन लगी हुई थी, किसकी लगी हुई थी चेन, पेप्टाइड की लगी हुई थी, किसकी लगी हुई थी, पेप्टाइड की, जो बहुत सारा बन चुका है, बहुत सारे माइनस 1000 900 ऑफ जो है माइनस यहाँ पे लगे हुए हैं बेटा, ठीक है। ये वाला काम हो गया है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे ये जो स्टॉप कोडोन है ना, ये खेल शुरू होता है यहाँ पे बेटा। स्टॉप कोडोन डू नॉट हैव एनी कंपैटिबल टीआरएनए। इसके लिए कोई भी टीआरएनए नहीं आएगा जो माइनस लेके आएगा, कोई भी यहाँ पे टीआरएनए नहीं है स्टॉप कोडोन के लिए, तीनों स्टॉप कोडोन के लिए कोई भी टीआरएनए नहीं है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे फिर क्या आते हैं, टर्मिनेशन फैक्टर्स आते हैं। यहाँ पे क्या आते हैं, टर्मिनेशन फैक्टर, जिसको मैं बोलता हूँ रिलीजिंग फैक्टर्स। क्या बोलता हूँ उसको मैं, रिलीजिंग फैक्टर्स, जो रिलीज कर देते हैं। किसको रिलीज करेंगे, पेप्टाइड को। वो यहाँ पे आके बाइंड कर जाएंगे, ब्लॉक कर देंगे साइड को। ए साइड को क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। ए साइड क्या होगी, ब्लॉक होगी। अब कोई और टीआरएनए आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। क्या टीआरएनए कोई और आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। पेप्टाइडल ट्रांसफरेज अपना काम करेगा, वो क्या करेगा, ये ले, बट वो कर ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, वो ऑब्वियसली क्या करेगा, वो यहाँ पे इस जगह से वो भेजेगा, बट वहां पे तो कोई टीआरएनए है ही नहीं। वहां पे तो कौन सा है, रिलीजिंग फैक्टर है, वो रिलीज करवा देगा इसको। क्या करवा देगा, रिलीज करवा देगा। मैं क्लोन बना देता हूं इसको, ये लो, ठीक है। हुआ क्या, यहाँ पे टीआरएनए इस द साइड गया, और टीआरएनए से ये वाली पूरी पूरी जो पेप्टाइड है, ग्रोइंग पेप्टाइड थी, वो ट्रांसफर कर दी किसने, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज ने। ट्रांसफर किसके ऊपर करने की कोशिश कर रहा था, रिलीजिंग फैक्टर के ऊपर। कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां पे बाइंड नहीं करेगा, और जो पेप्टाइड क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। पेप्टाइड क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, ठीक है। ये पेप्टाइड फिर क्या बनाएगी, आगे जाके प्रोटीन बना देगी, 3D स्ट्रक्चर बना देगी। अभी तो 1D स्ट्रक्चर है, बाद में क्या बना देगी उसकी, 2D, बाद में फिर 3D स्ट्रक्चर बना देगी। समझ में आया कैसा हुआ, यहाँ पे राइबोसोम रीचेस एट कहां पे, स्टॉप कोडोन। फिर उसके बाद क्या है, रिलीजिंग फैक्टर बाइंड। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, डिसअसेंबली। किसकी डिसअसेंबली, ऑफ क्या हो जाएगा, सारे के सारे जो है राइबोसोम 50S प्लस 30S इसकी हो जाएगी, प्लस एमआरएनए प्लस पेप्टाइड, सबकी क्या हो जाएगी, डिसअसेंबली हो जाएगी। सबकी क्या हो जाएगी, डिसअसेंबली। ये वाली बेटा प्रोटीन सिंथेसिस थी, ये थी हमारी बायो डीप डाइव सीरीज। यहाँ पे कोई दिक्कत है मेरे को बता देना, पूछ लेना, ठीक है। मैं उसके ऊपर एक कॉम्प्लीमेंट्री, एक कंसेप्ट क्लैरिटी वाली वीडियो बना दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो है ट्रिपल कोडोन हो गया। अब एमसीक्यूज की बारी है भाई, किसकी बारी है, एमसीक्यूज की बारी है। तो चलो
अच्छा कॉन्सेप्ट है, एमसीक्यूज भी बढ़िया होता है। हु आर्ग्यूड that since there are 20 amino acids and only 4 bases, the genetic code must be a triplet 4 to power 3, that is called 64। हरगोविंद खुराना नहीं, मार्शल लिंडबर्ग नहीं, जॉर्ज गैमो यस, स्विरोकोआ नहीं। तो आ गया ना, कितना बढ़िया क्वेश्चन है हमारा। फिर उसके बाद है which property of the genetic code ensure that only one codon codes for only one specific amino acid। Which property of the genetic code ensure that one codon codes for the only one specific amino acid। तो बेटा ये कौन सी होती है, डिजनरेसी नहीं, उसमें तो मल्टीपल कोडॉन हो सकते हैं। अनएम्बिगुअस एंड स्पेसिफिक, बेटा ये जो है वन कोडॉन कोडॉन कंटिग्यूटी, ये बेटा ये आ जाएगा इसका आंसर। अनएम्बिगुअस, अनएम्बिगुअस का मतलब क्या होता है, यानी कि अमाइनो एसिड जो है, एक अमाइनो एसिड जो है, फॉर एग्जांपल एक कोड जो है वो एक अमाइनो कोड कर सकता है और दूसरे कोड कर सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। यानी कि एक कोड से दो अमाइनो एसिड नहीं बन सकते, ये होता है अनएम्बिगुअस, यानी कि स्पेसिफिक और अनएम्बिगुअस, इस चीज को हम बोलते हैं। तो उसका सेकंड आंसर आ जाएगा बेटा। In the bacteria, the enzyme that act as a ribozyme for the peptide formation during the protein synthesis is। तो बेटा 18S है नहीं है, 23S है यस, इसका नाम क्या था, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज राइबोजाइम है। ठीक है, राइबोजाइम क्या होते हैं, आरएनए जो काम क्या कर रहे होते हैं, आरएनए जो एंजाइम का काम कर रहे होते हैं। द फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रांसलेशन इज बाइंडिंग ऑफ एमआरएनए टू लार्ज सबयूनिट नहीं, अमाइनोसाइलेशन चार्जिंग ऑफ टीआरएनए यस, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड नहीं, रिकॉग्निशन ऑफ द स्टॉप कोडॉन नहीं, ये तो लास्ट का स्टेप होता है। ठीक है, ये वाला हो गया हमारा प्रैक्टिस एमसीक्यूज में। इसके बाद हम आगे देखते हैं। Untranslated regions are present on the mRNA at only at 5 end नहीं, दोनों तरफ होते हैं, only at 3 end नहीं, both 5 end before start and 3 end after stop yes, inside the coding sequence, वो तो गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा कुछ होता ही नहीं। इसके बाद है the enzyme polynucleotide phosphorylase used for the template independent RNA synthesis is also called। एंजाइम का नाम क्या था, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, किसने डिस्कवर किया था, सिविरो ने। एंजाइम का नाम क्या था, सिविरो एंजाइम, इन्होंने डिस्कवर नहीं किया था, तो ये वाले ऐसे नहीं माने जाएंगे। Which regions of the transcription unit provides the binding site for RNA polymerase। अरे ये तो ट्रांसक्रिप्शन का क्वेश्चन आ गया, तो कर दो। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पे बाइंडिंग साइट जो आरएनए पॉलीमरेज की कौन सी होती है, टर्मिनेटर नहीं, स्ट्रक्चरल जीन नहीं, प्रमोटर यस, इनहेंसर नहीं। ये वाला एक छोटा सा मोटा क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक बड़ा लेंदी टॉपिक हमारा खत्म हो गया है, और टॉपिक का नाम था ट्रांसलेशन और जेनेटिक कोड। बट अगर आपको फ्री नोट्स, क्विज और चीट शीट आपको चाहिए तो आप स्कैन कोड कर सकते हो। ठीक है, और वेबसाइट विजिट कर सकते हो अगर आपको ये फ्री के नोट्स चाहिए तो। आज बेटा हमने जो है इतना बड़ा चैप्टर का जो एक टॉपिक है कंप्लीट कर दिया। ठीक है, इन डेप्थ में कंप्लीट किया है। अब जो है नेक्स्ट वाला जो हम क्लास में हम करवाने वाले हैं बेटा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एज वेल एज द कौन से, हाँ डीएनए फिंगर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, बेटा ये कवर करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलते हैं फिर, बाय बाय। मैं वो कर देता हूँ इसको मैं